पर है? टॉपिक का टाइटल क्या है? क्या है? किस व्हाट टॉपिक? सेल्फ मोटिवेशन, करियर टारगेट। हाँ तो व्हाट डिड यू लर्न? क्या मोटिवेशन मिला? बैठ करने की कंफर्टेबल क्या मोटिवेशन मिला? Motivation towards our career. What we have to achieve in future. What is your target? Be friendly, ना? It's a friendly discussion. What is your target? What do you want to become? हाँ तो आप क्या बनना चाहते हैं? अगर वो तो आपका लेक्चर से पहले टारगेट डिसाइड रखा हुआ है ना आपने? You are in BCom, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर ना? From where you did your class? From St. Mary's. So, what is the target of your life as far as career is concerned? तो सोच के अभी कौन है ना? कोई टीचिंग में जाना है, बिजनेस करना है, खुद का। ये टॉप वहीं से शुरू हो रही है ना? वही कंटिन्यूशन टू ऑलरेडी टॉप। मैनेजर टॉप। बीकॉम के बाद भी प्लान एमबीए एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा और हाँ बीकॉम वाले कौन से बात कर रहे थे? मैं आपने बैठ के बता दे कोई नहीं। What did you learn from the earlier talk? सबका नंबर आएगा। self satisfaction, self motivation, without self motivation. तो कितना how anyway what change you will find after that lecture? कि मतलब आपको उस लेक्चर में सबसे बढ़िया मोटिवेशन वाली बात क्या लगी? To tell others, मैथमेटिक्स का क्या आपको उस लेक्चर में वो मिला? कहना चाहिए आउटकम क्या जिसमें आपके माइंड में इम्पैक्ट डाला कि हाँ मुझे लेक्चर से पहले नहीं बताती पर ना इस लेक्चर में मुझे इस चीज ने मोटिवेट किया। व्हाट वाज दैट? So to achieve our target, first we have to motivate ourselves that we have to achieve this. चलिए ठीक है। और कौन है बीकॉम वाले? बाकी जो लेक्चर में थे बस दो ही बच्चे थे इस लेक्चर में। अभी तो था तो 4-5 ने खड़ा किया था। बीकॉम वाले थे जरूर। अच्छा आप कौन सी क्लास बताइए? बीकॉम के सर। यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या नाम है? हमारा शुभम। शुभम कहाँ से क्या करते हैं? हमारे नवोदय। हाँ नवोदय हैं? रुद्रपुर। गुड। हाउ मच परसेंटेज यू हैव इन 12th क्लास? सर मेरी 82। अभी थर्ड ईयर में? यस सर थर्ड ईयर फिर क्या परसेंटेज आपका चल रहा है? सर अभी हाँ सर अभी कुछ नहीं कितनी है? सर 55 का। हाँ तो देखो आपने कितना ड्रिफ्ट है आपका 82 से 50। हाउ डिड इट हैपन? अगर आपने मैं कहूँ कि आप रेट्रोस्पेक्ट करें, आप 82 सब सुने जानते हैं, आप 82% के स्टूडेंट ग्रेजुएशन और नाउ यू आर गेटिंग 55%। तो आपका ये डाउनफॉल या मतलब क्यों है? आप रेट्रोस्पेक्ट करते हैं ना हर आदमी कि मुझे आगे क्या सोचना है और मैंने पहले उससे क्या सीखा। तो आपका क्या रेट्रोस्पेक्ट है? रिव्यू ऑफ पास्ट टाइम से कहते हैं ना कि मेरे 82 से 55 क्यों हुआ? आपकी सेल्फ एनालिसिस होगी ना? यस सर। आप क्या हाउ इट हैपेंड? सर थोड़ा इसलिए भी क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। हैं? सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा हाँ सर बीकॉम ऐसा नहीं कि मैं मतलब मैं इंटरनेशनल बीकॉम कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं करना चाहता। तो इंटेंशनली हो तो डेडिकेशन देना चाहिए ना बॉस, बट सर या कोप अप करने में टाइम एक्चुअली ये मैं इससे बताना चाह रहा था कि आप अपना कैरियर कैसे चुनते हैं, कैसे बनाते हैं। अब जैसे आप बीकॉम में हर आदमी को पहले डिसाइड करना चाहिए मुझे करना क्या है। क्योंकि 12th तक हमारे यहाँ एक ह्यूमन कल्चर है कि पेरेंट्स बताते हैं ज़्यादातर ना। वो हमारे 20 साल में हमारे पेरेंट्स ने हमारा कैरियर डिसाइड किया कि एक बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हम बन नहीं पाएगा अलग बात है। यहाँ पर हमारे बड़े भाई ने जरूर फादर का ड्रीम पूरा किया। तो वो क्योंकि डेस्टिनी भी है, आपकी डेस्टिनी कैसे बनेंगे। तो 12th में और जो आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अब आपको सोसाइटी में एंटर होना है और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना है, प्लस आप पे अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। यू नीड टू सर्च जॉब। तो अब वो जो टीनेजर वाली एज थी जिसमें वो टीनेजर का एंड है, 18 ही कहते, 13 to 18 का टीनेजर है। तो आप टीनेजर एज को क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं। तो अब नाउ यू शुड बी क्लियर इन माइंड कि मुझे लाइफ में करना क्या है। बिजनेस करना है, जॉब करनी है, या भाई कुछ मेंटरिंग करनी है, या एक जो मैं मतलब जिस पर मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, एक है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स। क्योंकि आपको पता नहीं होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी, अगर आप
स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यूपी गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट डालेंगे, मनरेगा, मतलब देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स, ग्रामीण कौशल विकास योजना, वो नेट पे बहुत सारी है। मैं तो जस्ट एक थोड़ा आपको होमवर्क दे दूँगा, आप सर्च करें, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, जिसको जॉब करना है वो जॉब के प्रोफाइल से सोचे, जिसको इंटरप्रेट, तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। हाउ मेनी ऑफ यू नोज मी, आप मुझे कितने लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कितने जानते हैं, हाथ खड़ा करें। मैं पहले अभी मेरा लेक्चर शुरू नहीं है, अभी तो हाँ, मुझे कितने लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैम ने लेक्चर तो फ्रॉड किया होगा ना कि लेक्चर है, नाम होगा ना उसमें, अच्छा मेरे नाम कितने लोग जानते हैं बताएं, बस 2 लोग हैं। ये देखो आप, यू हैव कम विद द प्रिपरेशन, पहली चीज यही है, आप जॉब के बाद इंटरव्यू में जाएंगे तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि किस कंपनी में आप जा रहे हैं, उस कंपनी का सीईओ कौन है, सीईओ कौन है। आपने जब आईएमटी में एडमिशन लिया होगा तो सर्च किया होगा ना, कुछ 4 लोगों से पूछा होगा, 2 लोगों ने बुराई करी होगी, 2 लोगों ने बधाई करी होगी, फिर आप गूगल पे गए होगे आईएमटी की एप्लीकेशन कैसी है, फिर आपने देखा होगा न्यूज में कवरेज करी हुई, यहाँ स्पोर्ट्स के हो रहे हैं, लॉ में यहाँ बच्चे ने गोल्ड मेडल दे दिया, केमिस्ट्री में ब्रॉन्ज मेडल दे दिया, हाँ भी पढ़ाई का माहौल है, पर वो सबको तो मिला नहीं है वो, या नहीं। तो पहले जब आप अपना कैरियर डिसाइड कर रहे हैं, अपने 12th के बाद जैसे डिसाइड है किस कॉलेज में आना है, ऐसे आपने कैरियर में भी सोचना है कि आपको कैरियर में क्या करना है। अब सपोज कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आ रही है ना, निमिषा मैम करके आनंद जी बैठे हैं, वो डिसाइड करते हैं ना कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आ रही है, चाहे वो इन्फोसिस आ रही है, चाहे वो टाटा आ रही है, चाहे कोई छोटी मोटी है फ्लेक्सिका, जो भी कंपनी है, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। तो क्लास में तो बहुत सारे 30% अटेंडेंस होती है आप लोगों की, तो आप लोगों को पकड़ के फोन करके बताना पड़ता है यहाँ पे इंटरव्यू में आ जाओ, जिसे नौकरी चाहिए। आप लोग चलो बहुत बड़ा एहसान कर दिया कॉलेज ने, चलो बुला लिया, अब आपके क्योंकि मुझे फीडबैक मिलती रहती है, आई एम रिप्रेजेंटिंग मैनेजमेंट आल्सो, वैसे बाय जॉब आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और मैं वहाँ पे सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट हूँ। तो मैं जॉब की जो चैलेंजेस होते हैं अलग चीज़ है, पर इंटरप्रेन्योरशिप से क्योंकि मेरा लेक्चर है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड, आप सब लोग उत्तराखंड के ही हैं, तो जॉब के बाद इसके ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको डिसाइड करना है कि कैरियर क्या होना चाहिए, उस पर ही मैं बात करने आऊँगा। स्लाइड्स तो मैं लास्ट से 5 मिनट में दिखाऊंगा, बाकी मेरा मोर और लेस कम्युनिकेशन ही बात होगी। तो ये आप डिसाइड करके आप लोग कि हाँ आनंद जी ने कहा है कि ज़्यादा इंटरव्यू होना है, तो बताएंगे हमें तुम्हारी टाइम है, मुझे जूते टिके, कोई स्पोर्ट्स शू में आएगा, कुछ ड्रेस सेंस ही नहीं है, वो सब नोटिस करते हैं। व्हेन यू एंटर इन द इंटरव्यू रूम, आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, क्योंकि मैं अब अपने ऑफिस में कई सारे इंटरव्यू पैनल में बैठता हूँ, तो मुझे भी शायद जज किया गया था इस तरीके से। बहुत सारे को मैंने देखा है, हाँ भाई नेक्स्ट हो गया, जो एक अटेंडेंट रहता है वो आएगा, आपके धम से अंदर मुझसे बैठ जाएगा विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, तो वो आपका दिखाता है कि आपके एरोगेंट बिहेवियर है ना। कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होंगी जो आएंगे बिल्कुल नजरें नीचे, उनके जैसे एंटर करेंगी पैर कांप रहे होंगे और वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल नजर नीचे, दे डोंट हैव आई टू आई कॉन्टैक्ट। तो सारी चीजें मतलब आपकी नॉलेज अपनी जगह है कि आप 90% है, क्या परसेंटेज है, वो डिफरेंट चीज। बस फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब तक आप इंटरव्यू जो बोर्ड है उसके सामने बैठेंगे या खड़े प्रेजेंटेशन देंगे, उसकी आपकी एक एक एक्टिविटी को नोट करेगा, तो पर्सनैलिटी आपकी कैसे बनेगी। वो ऐसे नहीं बनेगी कि आप घर बैठे हुए आ रहे यार आईएमटी में तो सब पास हो ही जाते हैं और क्या नाम है उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वो खाली पास होना है। अगर कैरियर कुछ करना है तो जैसे इंस्टीट्यूट कोई भी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे डीआईटी हो, चाहे आईटी है, क्योंकि मैंने आईटी से किया है तो हमें यही सिखाया जाता है कि आपको फर्स्ट इंटरव्यू कैसे फेस करना है, आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन कैसे करना। मैं भी आई फेल्ड इन सेवरल इंटरव्यूज, 8-10 इंटरव्यू में फेल्ड हुआ, और उसके बाद सीखा ना कि हमारी क्या कमी रहेगी, नॉलेज में कमी थी, हमारी पर्सनैलिटी इतनी पैसिव नहीं थी, या हमारे साथ में और कंटेम्प्रेरी का सिलेक्शन क्यों हो। तो हर चीज़ एक तो आप ध्यान रखें, हर चीज़ जब आप पहले इंटरव्यू फेस करने जाएंगे ना, सक्सेस फेलियर तो अलग चीज़ है, उसे शाम को जाके अपने घर पर जाके रिव्यू चल रहा है, जैसे रेट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमने कैसे प्रेजेंट किया, क्योंकि सबसे बढ़िया जवाब आपकी कॉन्शियस को पता होता है। हम जिस इंटरव्यू में देखे आए हमें पता था कि क्या करके आए। अब जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ आई वॉज वेरी श्योर कि भाई मैं वहाँ पर सेलेक्ट होगा। इवन कई बार जब मैंने आईटी का साइंस बैकग्राउंड से उसका इससे एंट्रेंस दिया, मेरे ब्रदर जो कि वहाँ पर एमटेक ऑलरेडी कर रहे थे, उन्होंने पूछा हाउ वाज द पेपर,
मैंने कहा आई विल कम इन टॉप 5, जबकि वहाँ 40-50,000 बच्चे थे, वहाँ 30 सीट्स थी, इन्होंने 50 का लिस्ट निकाल दिया। तो आई वाज सो मच श्योर, मुझे पेपर देख के पता था कि आई विल कम इन टॉप 5। वो फिफ्थ राउंड में मेरी 6 था, दैट इज प्लस माइनस, तो इसको एरर हो सकती है। तो आदमी सबसे बढ़िया अपने आप को खुद जानता है ना। एग्जाम देखे जैसे आप बीकॉम के जो भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते होंगे, आपसे पता होगा आपको मैं कैसे करके आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ना, क्योंकि अब आप कैरियर की एक ऐसी स्टेज में हैं, आपको जॉब के लिए जाना है, दूसरे के लिए फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, तो पहले तो सीरियस होने का टाइम आ गया, स्पेशली फाइनेंशियल, क्योंकि आपके पेरेंट्स की, सोसाइटी की आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, और आपको फिर जब जॉब लगेगी तो तब आप सोसाइटी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आएंगे, अपने बॉस के, अपने ऑफिस के। अभी तक तो आपके खाली पैम्पर्ड एक एनवायरनमेंट में ना, पेरेंट्स आ गए, आपने घर गए, अपना बैग इकट्ठा कर, बैग तो है नहीं, किताब में फेंकी, ये आने खाना लाओ, उससे फोन किया, हाँ भाई शाम का क्या प्रोग्राम है, कहाँ चल रहा है, वो ठीक है, यू शुड एंजॉय द लाइफ। हमने भी आईटी में बहुत लाइफ एंजॉय की है, पर अब कैरियर की तरफ ये टाइम आ गया कि आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। भाई किसी के फादर वकील है, उसे वकील भी बनना है, तो उसमें भी वकील यहाँ मेरे ख्याल में काशीपुर में कितने 700-800 वकील होंगे, यानी 500 वकील है, 500 वकील में से 10 वकील ऐसे होंगे जिनके बाहर क्यों लगती होगी, और जो मना करते होंगे हम आपके केस नहीं देते, क्या ओवर, बाकी 480 या 490 वकील ऐसे होंगे तो खाली बैठे मक्खी मार रहे, वो अपने एजेंट छोड़ रखे उन्होंने, दलाल वो पहुंचोगे ना, जैसे वो पिक्चर का टिकट ब्लैक में वो ऐसे दलाल होंगे, हाँ जी क्या काम है, अच्छा वो तो नहीं तो 50 रुपये में करा दिए मेरे वकील साहब। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको वो दलाल वाला बनना है जिसके दलाल एजेंट बाहर घूमेंगे, कि आपके पास खुद लोग आए, तो यही टाइम नर्सिंग का, ठीक है। अब मैं अपना लेक्चर शुरू करूँगा, हाँ मैम ओवर टू यू। Very good afternoon, everyone. I extend a warm welcome to respected Dr. Neeraj Athreji and everyone present over here for the presentation session. I find immense pleasure in introducing Dr. Neeraj Athreji, a senior principal scientist, Biofuel Division, CSIR, IIT, Dehradun. Sir was also awarded Young Scientist Award, Best Oral Presentation on the topic biodiesel production using low-cost feedstocks. Also chaired session on biofuel and bioenergy, and the list goes on with numerous patents and publications. Besides the above, sir is also a member of academic council and also a brain behind every growth and development of our college. We are really thankful to him for taking the time out of his busy schedule and imparting this knowledge. We hope that the students will see great guidance and imbibe a great deal from his thoughts. Now I request our respected director, Dr. Keval Kumar, to present bouquet to our Honorable Dr. Neeraj Athreji, Senior Principal Scientist, Biofuel Division, CSIR, IIT Division. Now I request Mr. Manish Agarwal to present a bouquet to Dr. Parvesh Raji. Enlighten the students. Thank you so much. Thanks for coming. Thanks for काफी सीरियस बात होगी तो पहले आप ये बताएं कि हाथ खड़ा करके सर कितने लोग आप में से जॉब करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, जोर से आप खड़ा दिखाई जाएंगे, इसमें डरना की बात क्या, ऊपर तक काउंट करेंगे, थोड़ा ऊपर तक हाथ सवाल उनसे भी पूछा जाएगा, मैंने हाथ नीचे रख उनसे पूछा जाएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्पेशली हाँ ठीक है बिजनेस सपोर्ट वही मैंने काम किया करना पड़ेगा सर, दोनों को तो दरवाजे से डाल देंगे। बिजनेस वाले कितने
ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास फैमिली बिजनेस है? खड़े हैं सर, इसके फ्रेंड के खड़े हैं, फैमिली में अभी आप बताएं क्या फैमिली में जल्दी सो आप उसी को संभालेंगे। अभी फैमिली क्या इनोवेटिव करेंगे? आपके फादर संभाल रहे हैं, अगर आपको कल से बैठा दें, फादर कह दें साइलेंस प्लीज, आप अपनी बात करें थोड़ा सुन लें, और जिन्हें बात करनी है वो मेरी जगह आ जाए तो बताएंगे उनका कुछ मिनट आएगा। हाँ जी, आपको क्या अब बाकी लोग बैठ जाएंगे। कल को आपके फादर कह देंगे कि ये दुकान की चाबी है और ये ज्वेलरी शॉप की चाबी है, ये आप बैठ जाएंगे। अब आप संभाल लेंगे, फर्स्ट है आपका, तो व्हाट यू डू फर्स्ट? सबसे पहले जाकर दुकान खोलोगे, जो भी आपकी भगवान है, जो भी पूजा उपयोग करोगे, उसके बाद हाउ यू डू। सपोज करिए आज आपका पहला दिन है, कोई बताने वाला नहीं, मैनेजर होंगे जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे, फादर नहीं है, उन्होंने आपको एक दिन दे दिया कि आज के मालिक तुम हो। जैसे वो पिक्चर आई थी ना कि आज एक दिन के प्राइम चीफ मिनिस्टर आप हो, तो उसने कराना तो रेवोल्यूशन कराना। ऐसे में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि सपोज आज आप अपनी ज्वेलरी शॉप के मालिक हो, तो आप कैसे शुरुआत करोगे? जो बिजनेस जैसे मेरा फैमिली बिजनेस है, उसे चलता रहा है, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मेरे पापा कैसे उसे हैंडल कर रहे हैं, तो सर मेरे पास आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। अच्छा, आपके कि कैसे डीलिंग मुझे करना है फादर के साथ शॉप पे जाते हैं? सर रेगुलर। वेरी गुड। ये देखो उनका प्लान माइंडसेट बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है कि सबसे पहले आप किसी बिजनेस को उतर रहे हैं, नया है पुराना है, आपको पहले पता होना चाहिए ना, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि नए बिजनेस में एंटर करने के, नए बिजनेस को हैंडल करने के और टुगेदर डिफरेंट थिंग्स है। उनका फैमिली बिजनेस है, तो क्या टर्नओवर है आपका? अप्रॉक्सीमेट टर्नओवर मतलब रीजनेबल है, आप सेटिस्फाइड हैं? यहाँ खोलोगे पता लगे मतलब आपकी फैमिली लिवलीहुड सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो क्यों डिसैटिस्फैक्शन क्यों है? क्योंकि सर अगर अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं तो सर कि उनपे हमसे ज्यादा कस्टमर्स हैं। कहाँ पे किस चीज का करूँगा? वो ज्वाइनिंग है ना, कहाँ पे? जस्ट अच्छा, तो कोई ब्रांड है जैसे तनिष्क है या नहीं सर रेगुलर। हाँ, क्या डिसैटिस्फैक्शन? सर जैसे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देखते हैं कि उनके हमसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो वो क्यों हैं, या फिर अगर हमने कोई कमी है तो वो क्या है। अब आपका वो हॉलमार्क वाला सिस्टम आ गया? हाँ सर, और तो परमानेंट हो गया। हाँ तो क्या फर्क लगा आपको हॉलमार्क सिस्टम वाले से या स्टैंडर्ड बढ़ाने से? मतलब पहले तो सर बहुत टाइम लगता था ना कस्टमर को, मैं 22 कैरेट का 24 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का 18 कैरेट का। पहले क्या था ना, जैसे मान लीजिए 10 दुकान है तो 10 के 10 पे अपनी स्टैम्प का सामान होता था, किसी का 80% है, किसी का 90% वाला है, किसी का 70 वाला है। बट अगर कोई कस्टमर दूसरी शॉप पे जा रहा है तो वहाँ तो हम तो उसको जज करेंगे कि वो कम से कम ही होगा, तो उसको कस्टमर को नुकसान होता था। सर अब गवर्नमेंट हॉलमार्क ले, अब तो हॉलमार्क के सबको सर्टिफिकेट देना है, सबके ब्रांड बराबर है। सर्टिफिकेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हॉलमार्क का सिंबल है, जैसे स्कैन करके आप पता लगा सकते हैं कितनी प्योरिटी है गोल्ड। हाँ क्योंकि मैं स्टील में रहा हूँ, हाँ मैं स्टैंडर्ड बनाते हैं ना, तो स्टील में स्लिप। तो सर उसमें जब स्टैम्प लग चुकी है उस पर पहले पता है कि 18 कैरेट है, 20 है, 22 है, चलो ठीक है सर, तो ये कस्टमर ठीक है। अब आप अपने आइडियाज बताओ कि हाउ विल आप डिससैटिस्फाइड हो, तो अनसैटिस्फाइड हो, सॉरी, तो हाउ यू विल इंप्रूव? सर क्या प्लान है? बेसिक थिंग आई थिंक वैरायटी की जो मेरी क्वालिटी है वो तो ठीक है, उससे तो मेरा कस्टमर सेटिस्फाई है, बट आई नीड मोर वैरायटी, इट मींस आई नीड मोर इन्वेस्टमेंट। So I think I have to decrease my expenses, increase my income, so that I can invest. और आपका एम्बियंस वगैरह कैसा, शॉप आपका इम्प्रेसिव है? Impressive, हाँ सर वही कुछ है, वो तो चलो आई विल पर्सनली विजिट योर हाँ, शॉप, बट फर्स्ट इनके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ही इज वेरी मच क्लियर कि मैं क्या करना है। उसका सक्सेस फेलियर ही नहीं सिखाएगी लाइफ में, क्योंकि मैं तो गोल्ड का एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ, मैं तो जॉब की है उससे एक्सपीरियंस नहीं आता, पर उनका मैं आई वाज जजिंग दिस कॉन्फिडेंस ना कि उनका गोल क्या है। मुझे उससे कम्युनिकेशन कर रहा था, वो हिंदी में था, आप सब लोगों को दिख ही रहा था, बट उनका कॉन्फिडेंस था कि उनका गोल क्या है। तो ऐसे ही हर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी आगे भी कर रहे हैं नेक्स्ट कहानी कौन सी? आप बताइए, आप यू आर लुकिंग स्मार्ट,
बैठे बैठे बता दें आपका में अगर इनोवेटिव कुछ है। क्या है बिजनेस आपका? ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी। कितना आप अपने फादर ही देखते होंगे तो सब सेटिस्फाइड है आप? तो कोई ब्रांड वगैरह है इसमें? अगर सारे ब्रांड मल्टीपल तो वही संभालना है आपको, है ना? वही संभालना है। तो आप तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार काशीपुर के सबसे नंबर 1 सेलर है ग्रोसरी है। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यूपी। अच्छा, नहीं मतलब शॉप कहाँ पे आपकी? यूपी। यूपी किस जगह से? रामपुर। तो आपने यहाँ IMT का ऑप्शन किया या घर से बाहर निकलना था कि बहुत घर के कॉम्पिटिशन में रहती है? एक्चुअली मुरादाबाद 80 किलोमीटर से ये 45-50 पर जाता है। अच्छा, जो आज तो नहीं होंगे। नो सर, बीबी। बीबीए के बाद बस आप शॉप पे बैठे हैं? यस। डिग्री भी ज़्यादा है, ग्रेजुएट है ना? क्यों? बाकी साइड का नंबर भी अच्छा है। मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, कोई टेंशन नहीं। 4 करोड़ का टर्नओवर। बढ़िया है, चलो ताली इनके लिए। FMCG and grocery products. हाँ जी, FMCG and grocery products. क्या करते हैं? किस तरह के प्रोडक्ट हैं? FMCG वाले सर डेली यूज में डालते हैं। एप्लीकेशन क्या है? डेली यूज में किस तरह के प्रोडक्ट हैं? मतलब फिर आपका मेरा है, आपका ग्रोसरी है। अच्छा, आप तो इनकम बिजनेस है। मेरे बाद में आप कहाँ पे है शॉप आपकी? मेन मार्केट। मेन मार्केट कहाँ? मतलब दिल्ली रोड पे कहाँ पे? दिल्ली मेन मार्केट, तो मेन कहाँ मेन मार्केट? प्राइवेट मार्केट। अच्छा, तो आप सेटिस्फाइड हैं? फादर की शॉप है, सेटिस्फाइड है बिल्कुल? कोई प्लान जैसा चलता रहे ना, इसी में मस्त है। नेक्स्ट, और कौन से जो फैमिली बिजनेस है? सर कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर एंड CNDF है। CNDF लाइक पूरा लाइक स्टेट्स में हम अलग अलग डीलर्स को बनाते हैं। हम डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, बट हमारे अंडर डिफरेंट डीलर्स होते हैं अलग अलग सिटीज में। तो वही है तो डीलरशिप किस चीज़ की है? लाइक टोबैको प्रोडक्ट। यूजफुल है। बट इसके लिए लाइक अभी लॉकडाउन का ही है, लोगों ने खाना छोड़ दिया था पर इसको नहीं छोड़ा था। सर ये बैन भी नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट का सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू टोबैको। सर अगर लाइवलीहुड चलाना है तो या तो गिल्ट देख लें या अर्निंग देख लें। आपकी अर्निंग MBA ना BCom। हम तो मतलब ये आप चलाते रहो बिजनेस, बट स्पीकिंग डिफरेंट वे। सर मतलब मेरे को इन फ्यूचर मेरे को कुछ और भी स्टार्टअप करना है, which I am like सर्चिंग ऑन। हाँ, बट अब आपको लूट लेकर और सुनना तो अलग चीज है। वही कभी इसका मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम करोड़ से करोड़पति हो जाओ। ठीक है, बस यही है बिजनेस वाले, बिजनेस फैमिली वाले हैं। और भी थे आप कुछ खड़े किसी का बिजनेस है आपका? सर होलसेल होलसेल किसी की होलसेल? पेट स्वीट है। क्या कौन सी मिठाई पसंद है आपको? कौन सी मिठाई पसंद है? बगल वाले आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, आवाज बढ़िया। ताकि वो साइलेंट है, ये एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए। अच्छा, होलसेल पेट ही बनाते हैं। आगरा के पेटे में और आपके पेटे में क्या फर्क है बताओ? जो आगरा जाता हूँ यही कहता है, हम भी जाते हैं पंछी का पेटा लेके आना।
दुखता पेट है, जैसे बच्ची की शॉप है ना, तो उसके लिए क्या करोगे आप बताओ? अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा ना, कैसे करोगे? आपके दिमाग में कुछ प्लान होगा ना, कैसे इन्वेस्ट करोगे? किसके इन्वेस्ट करोगे? शॉप पे एक बेटे का पीस खिलाएंगे, मिठाई देंगे आज और को सबका आना है। ऐसा मैं सोचा कि वो काम करा करके और किसी का है मेरे फैमिली बिजनेस, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आप वो बताएं तो बिजनेस करने वाले थे ना? हाँ सर, आपने कहा था ना मैं दोनों दे रहा हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं भी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कहाँ पे? IIT क्लैरियट में। क्लैरियट में। तो साइंस बैकग्राउंड है कैसा? मैंने तो पहले बीटेक किया है सिविल में, अच्छा मैंने काम किया है 2-3 साल। तो मुझे लगा कि मैं ह्यूमन इंटरेक्शन में अच्छा था, तो मैंने स्विच करने का सोचा। मैंने MBA यहाँ पे प्रोग्राम में अप्लाई किया, तो फिर अभी फर्स्ट ईयर के बाद मुझे यहाँ पे तो बीटेक सिविल इंजीनियर में किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं? सर बीटेक मेरे फादर मेरे ब्रदर सब मुझे अपने सब्जेक्ट से सिविल इंजीनियरिंग पता है जी। हाँ, तो उसमें क्या सिविल इंजीनियरिंग क्या करना चाह रहे हैं? कैसा कर रहे हैं? सर अभी तो खैर पहले तो मैं इस फील्ड में HR में मैंने HR में मैं वो कर रहा हूँ अपना मेजर MBA था, तो मुझे उसमें एक्सपीरियंस लेना है थोड़ा सा। व्हाट्स योर फादर डू? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिविल इंजीनियरिंग उसमें है सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट SDO। आपने कौन सा कहाँ से किया है बीटेक? मैं से गुड़गांव से। जेपी कौन सा? इंदिरा प्रदेश। तो मतलब जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग को अपना कैरियर क्यों नहीं बनाया? छोटा सा सवाल है। कैरियर मैंने से ट्राई किया है, वो मुझे जैसे गेट वेट निकालते हैं जी। IIT में जाते हैं, क्या सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत आजकल कंस्ट्रक्शन के इसमें काम कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत है सिविल में। तो मुझे जॉब कल्चर और जॉब लाइफ पसंद नहीं है, थोड़ा एक्टिव रहता है वो उसमें। तो सपोज आप मैं काफी लोगों से पूछता हूँ, जैसे आपने बीटेक सिविल कर लिया और HR मैनेजमेंट कर लिया, कैरियर में जॉब कर रहे हो, सपोज आप जॉब करोगे तो HR से रिलेटेड करोगे, तो हाउ विल योर बेसिक क्वालिफिकेशन विल हेल्प यू? आपका बीटेक सिविल का जो नॉलेज है आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने जॉब में HR में? सर जैसे अभी मैं पहले मैं वही कह रहा हूँ ना, HR में थोड़ा परफॉर्म करना चाहता हूँ सब चीज़ों से, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फिर बिजनेस का मैंने बात होता है कि पापा का रिटायरमेंट हो जाएगा, पापा भी सिविल इंजीनियर मैं भी इंजीनियर, तो वी हैव थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ कंस्ट्रक्शन वो अच्छी चीज़ है क्योंकि एक्सपर्टाइज आपका है। तो एक चीज़ मुझे मतलब कि कम्युनिकेशन से मैं आपको, क्योंकि आप लोग शायद बहुत सारे सोच रहे हैं कि क्यों सर बात कर रहे हैं, इनको पहले इन्होंने बीटेक किया फिर MBA कर रहे हैं, अब ये जॉब की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बट लाइफ में गोल क्या है? एक तो थोड़े से जब इन्होंने बीटेक किया और MBA किया तो जॉब की क्राइटेरिया तो नहीं होगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर का कई बार कंस्ट्रक्शन काम नहीं होते तो सिविल इंजीनियर का डाउनफॉल भी आता है। और फिर वो कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सिविल की, एक तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ये IT की भी प्रॉब्लम है, स्पेशली वो समझेंगे, हर आदमी तो कंप्यूटर में घुस गया है, चाहे वो सिविल का हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे सर मतलब डिजिटल इंडिया हुआ है। हाँ, जैसे ऑल ऑफ द मतलब कोई डिसिप्लिन मायने नहीं रखता बहुत ज्यादा। तो एक CS only। हाँ, एक तो ये ध्यान रखें आप लोग जो अब जॉब के फाइनल ईयर में हैं, पहले आप गोल डिसाइड कर रहे हैं अपनी फर्स्ट जॉब से कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। ऐसा ना हो ना कि 3 साल बाद भी स्विच ओवर कर रहे हैं, आप बीटेक करने के 2 साल बाद MBA कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एजुकेशन आप BCom करने के बाद या MBA करने के बाद या BBA करने के बाद चले गए बिजनेस में, फिर 3 साल बाद ध्यान आया जॉब में कि यार वो MBA वाला तो वाइस प्रेसिडेंट तक जा सकता है, मैंने BBA किया है, मेरा एक सैचुरेशन लेवल है, मैं ग्रुप मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट। फिर आप 5 साल बाद उसको रिलाइज करें, 5 साल बाद MBA करने आए, तो वो दैट इज वेरी कम और आप अपने डिस्ट्रैक्ट हो से ना। तो ये मतलब जो है ये आप मन में डिसाइड कर रहे हैं, स्पेशली आज ही अपने मेरे लेक्चर के बाद ही अपनी डिस्कशन करके फ्रेंड्स से कि मुझे जाना किस तरफ है, उसकी तरफ सोचें। ऐसा नहीं कि चलो BCom कर लो पहले तो फिर देखेंगे, फिर केवल सर से पूछेंगे कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। हाँ, और कौन से जो बिजनेस वाले थे जो बिजनेस करना चाह रहे थे बताए सर, हाथ खड़ा है क्या? सबकी इच्छा चेंज हो रही सर? और कोई नहीं है, 2-4 लोग बाहर के हैं। उत्तराखंड को आप कैसे देखते हैं, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकता हूँ? नॉर्मल होता है जॉब ही करनी टूरिज्म है, गुड, टूरिज्म बहुत बढ़िया है। किसने जवाब दिया? हाँ, पहले तो मुझे ताले में
उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से अपना आपको कैसे एकोमोडेट करते हो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपकी जॉब लगी, गवर्नमेंट लगी या किसी प्राइवेट लगी, ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी। आप कंपनी चेंज करके जाओगे 4 साल बाद, तो वो पूछेगा आपने डिग्री के बाद 4 साल किया क्या, आपकी क्वेश्चन आंसर आपका इंटरव्यू उसी बेस पे होगा। ये 12th की परसेंटेज, इंटर की, बीकॉम की कोई काम नहीं है। तो इसलिए जॉब सेलेक्ट, जब आप फर्स्ट जॉब करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेकंड जॉब कर रहे हैं, पहले फर्स्ट जॉब आपने कुछ और किया है, मार्केटिंग का किया, 4 साल बाद आप HR का काम करना शुरू कर रहे हैं, HR के बाद फिर यहाँ भी मन नहीं लग रहा, कुछ और ही कर लो, 15-20 साल बाद घर वालों को हाथ खड़े कर दिए, जब चुनाव में मजा नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। नहीं तो आप यू विल लूज सो मेनी थिंग्स, आपकी मेंटलिटी जाएगी, आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसलिए ये जो कैरियर को डिसाइड करना है ना, ये बिल्कुल डायरेक्शनल चलना चाहिए अपनी सोच के हिसाब से। हालांकि सिचुएशन आपको कई बार चेंज कर सकती है, चैलेंजेस नए तरीके के आपके, ठीक है। और बाकी और कोई बताए कि उत्तराखंड में और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं फिर उसके बाद तुम्हें अलग आइडिया बताऊँगा, 1-2 आइडिया से मैं क्लिक करेंगे। और किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो उत्तराखंड में 10 करोड़ रुपये मिले हैं, जेब में पूरे 10 करोड़ बैंक अकाउंट में आ गए, और फिर बिजनेस नहीं वो तो ना लिया पूरा दिख रहा। लोकल फूड चेन, हाँ गुड, ये भी बढ़िया ऑप्शन है। जैसे बॉम्बे में आपको पता है चौपाटी, हाँ, डब्बा वाला ही एक दिन की उसकी सेल 10 लाख रुपए से ज्यादा है। उसने ऐसी सप्लाई चेन में काम किया है कि 10 लाख का उसको रेवेन्यू है अपने खर्च से काट के एक दिन का। वो पूरे रिक्शा वाले इन सबको, अगर वो एक दिन खाना बनाना बंद कर दे तो वो ऑफिस में डब्बे पहुंचाता है, नेट पर सर्च करेंगे, वो मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, तो 10 लाख रुपए का उसका एक दिन का प्रॉफिट है। मतलब कितने ऑफिस में डब्बा पहुंचाता है। आप समझे जब कोविड में ऑफिस बंद हो गए तो उसका बेचारे का क्या हुआ होगा, इसकी एक दिन की सेल 10 लाख की। और बताएं, शायद और किसी के दिमाग में आइडिया है कि उत्तराखंड में 10 लाख करोड़ रुपए मिल गए हैं आपको, तो और क्या बिजनेस कर सकते? स्ट्रीट पोल्स, हाँ जी, स्ट्रीट पोल्स, लाइट पोल्स। लाइट पोस्ट से आप पहले से लगे खड़े होकर बताओ यार, शक्ल। अच्छा आप सर जैसे टूरिज्म के लिए नई नई रोड्स बन रही हैं, तो उसके लिए नाइट पोल्स, तो सोलर बेस्ड ही बेस्ट है। सोलर बेस्ड, पर उसके लिए सब पोल्स तो चाहिए होंगे। हाँ नहीं वो है, पर अब तो असल में ये हो रहा है ना कि अगर आप नेशनल हाईवे की बात करो या केदारनाथ की ट्रेजिडी के बाद, सारा काम मतलब वो एक अलग तरीके से हो रहा है, अलग मोड में हो रहा है। सर बट साइड पोल्स लाइट किस पे लगाएंगे? लाइट में करना पोल्स वगैरह वो सब सड़क के साथ ही लग रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम चल रहा है। ये बहुत सर बट जैसे मेरे फैमिली में एक है, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका, तो इस रोड्स का टेंडर अलग जाता है, पोल्स का टेंडर अलग जाता है। समझ रहा हूँ, बट उसमें कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है, मतलब ये ऐसा आइडिया तो ठीक है, बट ये ऐसा आइडिया नहीं कि इसमें आप बहुत ज्यादा एक बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। ऑलरेडी मार्केट में इसके वो है। और भाई और किसी को कोई आइडिया नहीं है? सब सोच रहे हैं। चलो ठीक है, अब नौकरी पे आते हैं। पहले किस तरह की जॉब वाले तो बहुत सारे हैं ना, एक्चुअली टोटल 60 है, 23 जॉब वाले थे। 23 जॉब वाले, बिजनेस वाले कितने? 23 ने बिजनेस जॉब बताई। बिजनेस, फैमिली बिजनेस 5-7 लोग का 30 लोग अपना बिजनेस करना चाह रहे थे। कितने टोटल नंबर कितना हुआ? 60 का अप्रोक्स। हाँ चलो ठीक है, मतलब हर आदमी ने मतलब अपना बता दिया, 2-4 बेचारे बच गए। आई कॉन्टेक्ट ना ही होगा, नंबर नहीं, आप मुझको सुन लेते हैं। चलो मैं कॉलेट अबाउट, तो एक पॉलिसी या मैं अपने आप से मतलब आपको आइडिया दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपोजर, क्योंकि 20 साल मेरी जॉब के हो गए। अभी 2 दिन पहले आई क्रॉस 50 ईयर्स, तो जो 50 साल का मेरा निचोड़ है, मतलब मेरे से रिलेटेड मैं नहीं कहता सही है गलत है। और जितना मैं 20 साल 25 साल से मेरी एजुकेशन भी उत्तराखंड में हुई है, रुड़की में स्कूलिंग भी 6 ऑनवर्ड्स सब उत्तराखंड में ही रहा हूँ। तो एक जो मेरा एक्सपोजर है, जो मेरी हिस्ट्री में बातचीत होती है, मीटिंग करती है, आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। पॉपुलेशन हमारी बढ़ के 130 करोड़ हो गए, एरिया लिमिटेड है, शायद हम यूएस को कभी जिंदगी में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमसे 1/4 है और एरिया हमसे 4 टाइम्स है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंपटीशन बढ़ता है ना, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ में बढ़ता है।
क्योंकि सर्वाइवल के लिए आदमी तो कुछ भी करेगा, चाहे रिक्शा चलाए या ठेला लगाए या ज्वेलरी शॉप खोले। आज काशीपुर में 5 ज्वेलरी शॉप हैं, नहीं होगी तो अगले 10 सालों में आते हैं 20 होंगी, 15 होंगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा। एक चीज है जिसका आज भी डेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जिसने इसमें आज इन्वेस्ट कर दिया वो आने वाले 10-20 सालों में राज करेगा। क्या चीज है ना बायोफ्यूल छोड़ो, तो बात की बात है। एग्रीकल्चर लैंड, जिसके पास जो आज की डेट में एग्रीकल्चर लैंड पे इन्वेस्ट करेगा वो राज करेगा, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम खाने की आएगी। भाई आदमी को खाना चाहिए ना, 3 टाइम में पानी चाहिए, खाना चाहिए। पानी तो हमारे यहाँ कभी प्रॉब्लम रहेगी, खाने की प्रॉब्लम आएगी। भाई हर चीज फास्ट फूड भी, मतलब कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स, आपके गेहूं, चावल, दाल, और हो क्या रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है ना। कंक्रीट बिल्डिंग बनेगी, आगे क्या होगा 30 साल वालों जो हमें पता है, मैं तो पता नहीं चलो रहूंगा नहीं रहूंगा, आप रहेंगे इस स्टेज में कि ये सारी जो आप देख रहे हैं ना, लोगों ने मकान बना रखे हैं और 2-2 बीघे में जमीन है, या बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, राम मल्होत्रा जी की होगी, जिससे बाबा साहब की होगी, सीमा साहब की, ये सब टूटेंगी 20 साल में, सारी टूटेंगी। क्यों? क्योंकि लोगों पर रहने के लिए जमीन नहीं होगी। तो सब इसमें मल्टीप्लेक्स बनेंगे, जैसे बॉम्बे में हुआ, दिल्ली में हो रहा है ना कि 1 बीघे में 500-1000 फ्लैट बनाती है, तो उन 1000 फ्लैट्स में 10,000 या 20,000 लोग रह रहे। वो चीमा साहब के जो मजे हैं वो 40 साल बाद रहने में कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट टैक्स क्या करेगी, जैसे पहले किया, आपके पास पैसा है, पावर है, कब तक वो चल गया। तो पहली चीज तो 50 साल बाद ये होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो एक मैकेनिकल स्टाइल में, जैसे बॉम्बे दिल्ली में चलती है ना, वो चलेगी। काशीपुर में टाइम लगेगा, वो काशीपुर में भी पॉपुलेशन कम है, एरिया ज्यादा है, और देर सवेर लोग बढ़ेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दिल्ली से काशीपुर जाने में पहले 6 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे लगते हैं। फिर अब वो एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। जैसे आई वेंट टू जापान इन 1998 एंड आई स्टेड अराउंड 1 मंथ। तो जब मैं आई केम बैक फ्रॉम जापान, अच्छा सितंबर में गया हूँ, सितंबर 1998 को आई केम अराउंड 1.5 मंथ। तो सबसे पहले जब मैं एयरपोर्ट को उतरा तो माय ब्रदर केम टू रिसीव मी, भाभी भी थी, उनकी शादी की हुई थी तभी 6-7 महीने पहले। सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये था, भाई क्या डिफरेंस लग रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस यू फाइंड। क्योंकि 1.5 महीने जापान से आने के बाद मैं भी सोचा था नहीं, क्योंकि प्लेन में भी पहली बार बैठे थे, उस समय तो इतना फ्रीक्वेंट था भी नहीं। तो मैंने कहा जब मैं उतरा तब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, सब कुछ थी, और फिर वो ही केम बैक एयरपोर्ट से मुझे गाजियाबाद में स्टे कर रहे थे, गाजियाबाद में मुझे लेके आए। तो एक मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी। पहले तो एयरपोर्ट पे उतर के लगा कि यार पता नहीं हम किसी गाँव में आ गए थे, और फिर जब हम रोड पर आए देखा यार कितनी गंदगी है ये। क्योंकि मैं जापान में 1 महीने रहा, तो मेरी सुबह जब मैं शर्ट पहनता था तो शाम तक गंदी नहीं होती थी, ना उसमें पसीने की स्मेल थी, ना कुछ कोई डस्ट नहीं था। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसलिए है कि वहाँ पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, एरिया सब कंट्रोल्ड है। हमारे यहाँ वो बताइए जिंदगी में होगा नहीं होगा, मतलब आई डाउट। और उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी रोड, मैं तब एक कॉन्फ्रेंस करने गया मैं, बिल्कुल जापान से एक कोने से दूसरे कोने में, इट वाज अराउंड 700 किलोमीटर। जैसे मैं यहाँ से चेन्नई चला जाऊँ या बॉम्बे, सपोज इतना होगा, आई होप सो। कितना टाइम लगेगा, मैं पहले दिल्ली जाऊँगा, बॉम्बे फ्लाइट लूँगा, एडिट करूँगा, यहाँ से उठूँगा, 2 घंटे पहले चेक इन करूँगा, इट विल टेक अराउंड 10 आवर्स, है ना, 10 to 12 आवर्स। सुबह भी यहाँ से पहले उठूँगा, 3 घंटे में मैंने 700 किलोमीटर ट्रैवल किया। उस समय 200 शंकरशन ट्रेन कहलाती थी, दैट इज इन 1998, मतलब 24 साल पहले, 2.5-3 घंटे में। तो मैं इसको रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे लोग भी बहुत बड़े ट्रेनिंग तक की बात करते हैं, तो दिल्ली हो या काशीपुर, जो मतलब बिजनेस सेंटर है जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पंतनगर, रुद्रपुर में सिटकुल है, तो लोग खाली लोकलाइज वहाँ पंतनगर में नहीं जाएंगे। अभी तो क्या होता है, हम भी अपने देखते हैं, हमारे बच्चे स्कूल पास है, हमारे ऑफिस पास है, तो यहीं पर मकान में लेते हैं, ये देखते हैं ना, क्योंकि इतनी दूर से हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें 10 बजे या 9 बजे से हमारी क्लास है या 9 बजे से हमारा ऑफिस है, तो हमें 7 बजे ना उठना पड़े, हम रिलैक्स होकर उठें। अब मैं वहाँ अपने ऑफिस में कैंपस में इसीलिए रहता हूँ कि 9 बजे से ऑफिस है, मैं 8:55 पे 5 मिनट पहले चलता हूँ, जो सिटी में रहने में 12.5 घंटा पहले चलता हूँ। तो एक तो आने वाले फ्यूचर में ये होना है कि इतने फास्ट कम्युनिकेशन होंगे। मैं आने वाले आप साथ साथ आपको आइडिया भी दे रहा हूँ कि आने वाली चीज़ों में किसका स्कोप है, जितना मेरा एक्सपोजर है। एक तो कम्युनिकेशन पे बहुत काम होगा आने वाले टाइम में,
रोड्स बनेंगी, फास्ट ट्रेन आएंगी, मतलब इस पर बहुत, मतलब दिल्ली भी आप शायद 1 घंटे में पहुंच जाए। तो जो मेरठ है या मुरादाबाद वाले हैं, वो मुरादाबाद में रह के जितनी देर में बाई रोड अपने ऑफिस तक जाता है, उतनी देर में बाई रोड को आनंद विहार या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होगा। तभी पॉपुलेशन स्कैटर्ड होगी, तो दिल्ली तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। अभी इसकी 1 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है, 1 करोड़ के आसपास है। मोर देन ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। तो एक तो ये ध्यान रखें कि आने वाला टाइम जो है वो कम्युनिकेशन का, मोबाइल ये सब 4G आ गया, 5G आ गया, 6G भी आ जाएगा। आप मोबाइल में किसी को कॉल कर रहे हैं, वहीं से बोलेंगे, मोबाइल अपने आप टाइप करके भेज देगा मैसेज, ये सब टाइप वाइप सब, ये सब रिवोल्यूशनाइज होना है। हमने वो भी जनरेशन देखी है कि मतलब एक ट्रंक कॉल बुक कराया करते थे, सुबह जाके शाम को नंबर मिलता था, 4 बार वो कटता था, सब लाइन में खड़े होते थे, हमारी ग्रैंड मदर की वही वो वहाँ से फोन आ रहा है कि वो बात करेगा। तो आप लोग तो जनरेशन में देखे नहीं इससे। अब आप सोचो, हमने अपनी लाइफ में पिछले 30 सालों में, 35 सालों में चेंजेस देखे, तो अगले 30-35 साल कैसे होंगे। तो मैं थोड़े से मतलब आइडिया दे रहा हूँ जो बिजनेस जिनके दिमाग में या जॉब के दिमाग में। दूसरा क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट क्रिमिनल बनेंगे। अब 130 करोड़ हैं, शायद 2030 में जो हमारी कैलकुलेशन है, जो स्पेकुलेशन हैं, हम 2030 में चाइना में पीछे छोड़ देंगे। चाइना की 145 करोड़ की पॉपुलेशन, चाइना से एरिया हमारा भी कम है, मतलब हम शायद उसके 2/3 हैं, तो 1/3 एरिया से एक्स्ट्रा। ठीक है, तभी चाइना की आपने पॉलिसी देखी होगी, चाइना ने इस बात का इंटीग्रेट कर दिया, तो हांगकॉन्ग को भी कब्जे में ले, वियतनाम को भी ले, इंडिया का भी लद्दाख कब्जा। पहले अपना एरिया बढ़ाओ, कल को पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया स्कैटर्ड हो जाएगा, है ना, हमारी पॉपुलेशन स्कैटर्ड हो जाएगी। स्कैटर्ड पॉपुलेशन होगा तो कंपटीशन कम होगा, है ना, आपको मूव करने में, मतलब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में। अभी मैं इस कमरे में ही सपोज करूँ, मैं इस कमरे में 60 बच्चे बैठे हैं, मैं कहता हूँ 40 बच्चे और बुला लो, और वहां से कहूँ कि जाओ अपनी सीट घेर लो, है ना, 100 बच्चों को कहूँ 60 चेयर है कि जाके आप जरा बैठो, है ना, तो आप क्या करोगे, पहले तो देखोगे, सबसे पहले भागोगे, एकदम भगदड़ मच जाएगी, जैसे ट्रेन में होती है ना, पहले होती थी अगर रिजर्व सीट नहीं है, फिर क्या करोगे आप कि मैं तो बैठ नहीं पा रहा, चलो इसे ही बैठ, इसे भी ना बैठने तो उसकी टांग खींचोगे, उसकी टाइट तो गिरा होगा, यहाँ भगदड़ मच जाएगी। पहले सीट पे तो कोई कम बैठेगा, पहले आपस में लड़ोगे आप दो, ये पहले गिर जाए तो मैं इसी जगह बैठूँ, है ना, यही तो होगा। तो यही सीन आगे फ्यूचर में होगा जॉब के लिए। जब 40 जॉब होंगी और 40,000 की एप्लीकेशन आएंगी, तो वो एक दूसरे के लिए लड़ाई बचेगी, लड़ाई होगी ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो आज की डेट में एग्रीकल्चर लैंड में कमाल कर पाए, इसके पास है, ये मकान फ्लैट ले ली ना, कि एक दिल्ली में ले लो, एक यहाँ ले लो, एक को किराए पे चढ़ा दो, एक को एक प्लॉट ले लो, ये सब यूजलेस हो जाता है। और जब खाने को भी कुछ नहीं होगा तो पैसे का आप करोगे क्या। जब आप शॉप पे जाओगे, आप कहोगे 10 किलो गेहूं ले लो, 50 किलो मेरा खर्चा है, वो कहेगा जी 50 किलो तो नहीं, 5 किलो मिल सकता है, ठीक है। या आपके पास पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पता लगा, जैसे हुआ था ना कोविड में, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी है कि जी ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में रही नहीं, अभी एक सिलेंडर है, इसको आपको 3 दिन चलाना है, तो आप बिल्कुल वहाँ खड़ा कर दोगे ना, तो अटेंडेंट को बस जरा खोल कि मैं मुझे सांस आ जाए, 10 मिनट रोकते, अब थोड़ा सांस आ रहा, आप दूसरे के लगाते, जैसे कोविड में हो रहा था या नहीं हो रहा था, कि जिसका वो ठीक हो रहा था, क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल, अब इसको छोड़ो, दूसरे को लगा दो सिलेंडर, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए चैलेंजिंग है सब चीजें, बाकी तो किताबों में तो बहुत चीजें लिखी हुई है। ठीक लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है कुछ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। अभी हाँ मतलब ऐसे ही बदला देना, क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। हाँ सर, our family owns 50 बीघे of agriculture land, 500 बीघे of agriculture land. कहाँ पे? In border of उत्तराखंड एंड यूपी। किस जगह मुरादाबाद? हाँ जी, मुरादाबाद, सुरजना। सर अभी तो फिलहाल खेती की और फार्मिंग की ऐसी हालत है, सब कुछ फ्लरिश हो रखा है। जो इनपुट्स हमें नहीं पहले इतने के मिलते थे, हमारा आउटपुट तो एक लेवल पे ही जा रहा है, आउटपुट लेवल इज फिक्स, पर जो इनपुट हमें चाहिए उसके हर डे बाय डे रेट्स आर इंक्रीजिंग, मतलब यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, एंड डीजल्स और ये सारी चीज़ें, जो हमारा फर्टिलाइजर है ये भी बहुत ही ज़्यादा एक हाईएस्ट पॉइंट पर हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। और सर गवर्नमेंट की लैंड प्रोक्योर करने की पॉलिसी भी है कि आप 16.8 एकड़ से ज़्यादा अपने पास लैंड नहीं रख सकते, हर दूसरे दिन केस की वो आ जाती है। क्या क्या ग्रो करता है सर उस साइड ज़्यादा शुगर केन होता है कुछ लैंड में सर पॉपुलर के
पेड़ होते हैं, कुछ लैंड में वो होता है गेहूँ और चावल। नॉर्मल ग्रोथ। हाँ नॉर्मल। आपने कभी सोचा है लैंड की अगर आप सॉइल टेस्टिंग कराओ इसमें कितना पोटास है, कितना वो है, क्या है, तो सर वो हर साल होती है। तो आपने कभी सोचा है कि मेरी जो नॉर्मल क्रॉप है, मतलब जैसे मैं वीट ग्रो करते हैं, शुगर ले लेते हैं, कैश क्रॉप खिलाते हैं, कितना प्रॉफिट है या कितना इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बताओ, क्योंकि मेरा जो लेक्चर है मैं आज दे पाया, अगर ये डिस्कशन चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम दूंगा। बट आपने कभी कैलकुलेशन की कि 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट हो जाता है? सर 1 एकड़ में हमारा बीघों के हिसाब से करता है। हाँ बीघों में बताओ, 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? 5 बीघे कितने? सर 6.25। हाँ कितने बीघों में बताओ आप? सर 1 बीघे में हमारा गन्ने को लगाने में 1.2 लाख खर्च होता है। इन्वेस्टमेंट आता है। फिर जो फर्स्ट क्रॉप होती है 1 बीघे में 1.2 लाख खर्च होता है। हाँ जी सर, उसके अंदर जो अब वो ड्रिप सिस्टम आ रहे हैं उसके थ्रू अगर आप करोगे तो 1.2 लाख। 1,20,000 रुपये आप 1 बीघे में खर्च कर रहे हो। हाँ जी सर, सर लेबर चलो खैर मैं तो हम तो मिट्टी बीघे में 5 चलो कोई नहीं, आप अपने डाटा प्लानिंग कर लीजिए। हाँ सर उसके कोई आप बाकी लोग आई जा, फिर उनका नंबर ही आएगा जो मुझे बात करके दिखाना। अगला सवाल पूछूंगा जो भी मुझे दिख गया आपस में बात कर रहा है, अगला टारगेट मेरा वही है। हाँ सर नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन मुझे आती है, मैंने कभी ऐसे भी नहीं फादर क्या करते हैं? प्रॉपर एग्रीकल्चर। आप तो अब जाके आप जरा एनालिसिस करना कि 1 बीघे में कितना इन्वेस्ट करते हैं, क्या प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट का नहीं मुझे कुछ हाँ, तो ऐसा बता नहीं रहे तो मैंने बताया तो कैलकुलेशन कल में पढ़ाई छोड़ के खेती में आ जाए। सर वो यही कहते हैं खेती में बेकार है, खेती में प्रॉफिट नहीं। आपको पता है मैं भेजूंगा आपको, सबको लिंक भेजूंगा। ये जो लैंड है ना मुरादाबाद की, ये बेस्ट कहीं के लिए, ये है मसालों के लिए ना, मतलब स्पाइसेस जो मतलब समझो आप जैसे उसके रेट क्या है मसाले के, या काली मिर्ची क्या है पता है? 500 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ। आप गेहूँ को ही सोच रहे हो कि गेहूँ सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप है, पर उसके लिए व्हाट यू नीड, मतलब एग्रीकल्चर पे मैं आ रहा हूँ। एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है और क्या चैलेंजेस है एग्रीकल्चर के लिए? हमारी मतलब हमारी फैमिलीज में भी एग्रीकल्चर होता है, और सब बच्चे हम जॉब में गए, एग्रीकल्चर में हमने किसी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब एग्रीकल्चर के लिए? सर सबसे पहले तो एनवायरनमेंट है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना वो है सप्लाई चेन। सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हमें पता होना चाहिए, या हम बिजनेस की बात करें तो वो सबके लिए यूनिवर्सल होता है कि हमारी प्रोडक्ट को लेगा कौन। अगर आप कोई बिजनेस बताते हैं, जैसे उनको तो पता है कि लेडीज जो है शॉप पे खूब आएंगी, उनकी ज्वेलरी बिकेगी, करवा चौथ, धनतेरस, वो 4 आदमी फालतू रखेंगे, माल भी दिल्ली से ज्यादा लाएंगे, उनका टारगेट है ना। बाकी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो एजेंसी खोल रहे हैं, चाहे वो मतलब सपोज करो आप कार की डीलरशिप ले रहे हैं ना, कार की डीलरशिप में भी कंपटीशन है, मारुति की है, हुंडई की है, 10 तरह की कंपनी। तो आपके पास एक हमारे प्रोफेसर थे, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, उन्होंने हमें सिखाया, हम PhD कर रहे थे तो प्रोफेसर हमें कहा करते थे भाई हमें वॉशिंग मशीन लेनी है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको काम आएगा। उन्होंने कहा भाई वॉशिंग मशीन लेनी है, तुम जरा जाओ, मतलब मैं केमिस्ट्री PhD कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बट he want to expose with the marketing यार मेरी वॉशिंग मशीन लेनी है, तुम जरा 5-7 दुकानों में जाओ, उनके ब्रोशर लेके आओ, ठीक है, और रेट लेके आना, जैसे आप फ्रिज खरीदते हो। उन्होंने मैंने पूछा हाँ भाई वीडियो कॉन की वॉशिंग मशीन कितने की, कितनी kg की है, ये रेट है, ये मैंने BPL जो भी समय 5 से वॉशिंग मशीन की बात करते रेट देख लिए। अब उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। वो सबसे पहले एक शॉप पर गए कि भाई ये हमारी सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, ये है वीडियोकॉन की, इसकी ये 6,000 की है, 8,000 की है, वीडियोकॉन की 5,000 की है, और तुम्हारी मशीन में ऐसा क्या फीचर है कि मैं इसी मशीन को एक्सप्लेन नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। उसने बताया कि मेरी मशीन में ये फीचर है, ये फीचर है, तो तारीफ करेंगे जो सैमसंग का ब्रांड है, सैमसंग की तारीफ करेगा। फिर उसने पूछा अच्छा वीडियोकॉन क्या थी, इसमें तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके दोबारा आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया नहीं है, आप फोन करते रहोगे, कोई प्रॉब्लम आ गई तो 10 दिन तक आपका प्रति दे पाओगे, ये ना कस्टमर से हेल्प ना करोगे वो अटेंड ही नहीं करेगा।
मैनेजमेंट की, पर मैं जनरल बता रहा हूँ। तो इसका मतलब जब आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो मैं बताऊँगा आपको पहले पता होना चाहिए ना कि आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है। या किसी की आप एजेंसी ले रहे हो, तो मैंने कहा आप गाड़ी की, सपोज आपके फादर कहते हैं चलो 10 करोड़ रुपए का गाड़ी की शोरूम खोल देते हैं, तो आपके पास तो बहुत कंपटीशन है, मारुति, हुंडई, टाटा, बहुत सारे हैं। तो आप सोचोगे ना मैं कौन सी कंपनी का लूँ। अब यहाँ पे आप काशीपुर में मर्सिडीज की शोरूम लिया, कितने लोग खरीदने वाले होंगे? 10 गाड़ी नहीं बिकेंगी आपकी, एक साल बिक जाएंगे। या वो कौन सी है, ऑडी का शोरूम लिया, नहीं बिकेंगे ना, 5 गाड़ी बिकेंगी साल में, वो भी पता नहीं बिकेंगे नहीं बिकेंगे। सबसे पहले आपको उसका सर्वे करना पड़ेगा ना कि वहाँ पे यहाँ पे जो मंथली इनकम वाला है, सर्विस क्लास है, बिजनेस क्लास है, वो आल्टो जैसी गाड़ी वाले कितने हैं, डिजायर वाले कितने हैं, उसके हिसाब से आप प्लान करोगे ना। तो सबसे पहले तो जब आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या जॉब करना चाह रहे हो, या आपका बॉस आपको कहेगा कि भाई हमें इस ब्रांड को लॉन्च करना है, ये सबके लिए कॉमन है। या एग्रीकल्चर में आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सी क्रॉप लगानी है, तो आप देखोगे ना कि इसकी डिमांड, सबसे पहले डिमांड पे बात आती है कि डिमांड किस चीज़ की है इस स्थिति में, है ना। डिमांड के बाद अब सपोज ये कह रहे हैं कि मैंने शुगर केन लिया, इनके फादर, क्योंकि इनके फादर का बिजनेस शुगर केन का होता रहा, सब कुछ वही चलता रहा, कैश क्रॉप है, पैसा नहीं लेगा, पर्ची मिल जाएगी, 6 महीने बाद एकदम से हो जाएगा। या पॉपुलर के पेड़ है, पैसे निकल तो भी 4 पेड़ काट देंगे, हो गया पैसा। इनकी पढ़ाई की फीस जानी है, मैडम का फोन गया, तुम्हारी 20,000 फीस पेंडिंग है, 2 फोटे काट दो, दे दो पैसे। कॉलेज वाले का फोन आने बंद हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या है ना, हमारी सोच बड़ी एक तरह से उसमें हो जाती है कि बस अभी तुरंत का तुरंत हमें सोल्यूशन मिल जाए, लॉन्ग टर्म विजन नहीं। अब मैं सपोज जैसे स्पाइसेस का कि आप इलायची, काली मिर्च की खेती करो तो 500 रुपये किलो है, गन्ना तो 100 रुपये 150 रुपये किलो है, क्विंटल जो भी है, क्विंटल में शायद है ना, और वो किलो में जा रही है। अब मैं इनसे कहूँ कि 800 रुपये किलो की चीज लगा दो आप, ये लैंड टैक्स करा दो इसके साथ। ये इनका सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए था, ये मुझसे बेचेंगे कहाँ मार्केट में। शुगर वाले की तो 10 फैक्ट्री है, मतलब कि उसकी आउटपुट नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ से उसको सीड मिलेगा, कहाँ से हमें उसकी क्रॉप के लिए क्रॉपिंग मिलेगी, कौन हमें बताएगा कि कब इसमें कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी बात, ये सब रिलेटेड चीजें किससे, सप्लाई चेन से। जैसे सप्लाई चेन कि कहाँ से हम बीज लें, कहाँ पे बेचें, कहाँ पे हम इसे मार्केटिंग करें, और ऐसी जगह मार्केटिंग हो कि हमें पैसा भी कैश मिल जाए। गन्ने की तो हमेशा पेमेंट नहीं मिलता होगा, 6 महीने बाद मिल रहा है, उसका आपको तुरंत मिलेगा। और ऐसी चीजें मिलेंगी कि बुकिंग हो जाएगी कि अगली क्रॉप आपकी जब आए या आप एडवांस ऑर्डर हो जी 5 लाख रुपए हमें इतने किलो दे देना, है ना। तो ये आपकी एजुकेशन आपको सिखाना चाहिए, आपकी एजुकेशन आपको सिखाएगी। आपके फादर तो 50 साल से वही खेती करते आ रहे हैं ना। तो अब जो है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर जिसके पास जमीन है, ही विल रूल द इंडिया। कंट्री तो रूल करेगा, वर्ल्ड तो पता नहीं है कि क्या पोजीशन में है, और मैं इंडिया की कंडीशन से बता रहा हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो फॉरगेट अबाउट कि हाँ भाई मेरे पास अभी ये गाड़ी है, मैं मर्सिडीज ले लूँ, फलाना ले लूँ, पेड़ वेल कुछ नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। जिसके पास खाने को है वही राज करेगा। अब आपको 50 किलो गेहूँ चाहिए अपनी फैमिली के लिए, वो कहते हैं जी 5 किलो का चाहिए, रेट है जो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, बाकी तो मैं अपने रेट पर दूंगा। चाहे मैं 40 किलो गेहूँ 10,000 रुपए किलो पे दूँ, चाहे 5,000 रुपए दूँ, आपको लेना पड़ेगा अगर जीना है तो। या फिर आप भूखे मरना पड़ेगा कि भाई आज खाना खा लो, फिर इंतजार करो कि इनकी पेठे की दुकान का इनोग्रेशन कब हो, उनके यहाँ से दावत आएगा, 3 दिन का इकट्ठा ही खा लेंगे, चाहे पेट खराब हो जाए बाद में, एक तरीका से ये। या फिर आप ब्लैक नौकरी करोगे, आपके पास पैसा है। तो इसलिए जो बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, स्पेशली उनके लिए मेरी एडवाइस है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, कि माइंड सेट में सोच लें कि आने वाला टाइम किसका है, मतलब आने वाला टाइम एग्रीकल्चर का ही होना है। तो इसलिए पापा कहे ना कि हाँ भाई दिल्ली में तो नौकरी से फ्लैट दिलवाया, लेकिन अच्छा है वहाँ एग्रीकल्चर लैंड होगी ताजमहल के आसपास, वो ले लो 1 आध एकड़ में किराए पे रह लूँगा, क्योंकि आने वाला टाइम एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे चलते हैं। एक हाँ, दूसरा मैं चीज में प्रेजेंटेशन करने का ये जो मोटो है ना, वो ये है कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। अब थोड़ा सा उसका आप लोग जो जॉब करेंगे ना, जॉब में आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बताना है, अपने बारे में बताना है, और आपको कंपनी ने कह दिया कि भाई ये प्रोडक्ट आपको सेल करना है, इसके लिए आपने वेंडर्स बुला लिए या फ्रेंचाइज बुला ली या सपोज एजेंसी वाले बुला रखे हैं, तो पहले आप प्रेजेंट कैसे करोगे। जैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइक का
ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो जनरल साइड नेक्स्ट। ये मैं सबसे पहले आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसके बारे में बताओ सर। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है CSRIIP। CSRIIP means Council of Scientific and Industrial Research, एक सेंट्रल बॉडी है। It was first established before Indian independence 1945 by पंडित नेहरू, जबकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, बट नेहरू वाज द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि अगर देश में साइंस और इंडस्ट्री नहीं होगी तो देश ग्रो कैसे करेगा। डू यू नो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और नेहरू ने वो 14 अगस्त रात को 12 बजे कहा, when the bird sleeps India wins freedom, at the mid stroke of the night when the bird sleeps India wins freedom। सारी आप उस चीज को गूगल पे इधर पढ़ सकते ध्यान से। फिर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि ये बहुत बड़े अंग्रेज हैं, अंग्रेजी में क्यों स्पीच दी उन्होंने, हिंदी में दे दी। आज भी कुछ लोग कहते हैं उनके राय। तो नेहरू से पूछा गया बाद में कि आपने सर अंग्रेजी में क्यों स्पीच दी, इंडिया में तो 20% लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते। और आपको पता है ब्रिटिशर्स क्या कहा करते थे, हालांकि मेरे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है कि हिंदुस्तान में 1.5 आदमी अंग्रेजी जानते हैं, आधा नेहरू और पहला एक जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाकी सब फर्जी हैं। तो उसने कहा मैंने इंग्लिश में स्पीच इसलिए दी कि पूरा वर्ड सुन सके। हमें इंडिपेंडेंस मिली है, 200 साल मुगलों की करी है, 200 साल 400-500 साल के बाद एक डेमोक्रेटिक अलायंस हो रहा है। आपको पता है इंडिया का सबसे पहले लास्ट हिंदू राजा कौन था जिसमें डेमोक्रेसी थी? डू यू नो, एनीबॉडी नोस? पृथ्वीराज चौहान वाज द लास्ट इंडियन किंग जो दिल्ली को रूल किया था। उसके बाद मुगल्स आ गए थे, मतलब वो तो चलो यहीं सेटल हो गए, बट वो सेटल होने के आदत नहीं है, बाबा नेवर वांट टू सेटल है। चलो वो इसकी बात नहीं करते, उससे तो बहुत मतलब डिस्कशन ही हो जाएगा। बट नेहरू ने अपनी स्पीच में बोला कि व्हाट आर द चैलेंजेस, आज हम चैलेंज फील कर रहे हैं या इंडिया कैसे एक कंट्री बनेगा। तो फिर वो उन्होंने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये 2 चीज सबसे पहले चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उस समय एक सुई भी ब्रिटेन से इम्पोर्ट होकर आती थी, हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी। तो सबसे पहले उन्होंने सबसे प्राइस का बनते कुछ समाज थे, सबसे पहले उन्होंने टाटा एंड बिरला जो इंडस्ट्रीज टाइम के ब्रिटिश टाइम के थे, उन्होंने कहा सबसे पहले तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो, शिप बनाने हैं, एरोप्लेन बनाने, सबसे पहले स्टील प्लांट बनना चाहिए। तो शायद 1951 में 50 में भिलाई का स्टील प्लांट बना, तो हम पहले भी खुद की स्टील तो बनाए। बेसिक नीड मतलब उनका विजन था कि पहले बेसिक नीड होनी चाहिए। और एक उनको 45 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फोरम बनाया ब्रिटेन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसने CSIR करके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले डीजी हुई डॉक्टर शांति शुरू पटना रखे। तो मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप प्रेजेंट करेंगे अपनी कंपनी को एज ए जॉब, यू विल टेल सम स्टोरी कि कंपनी बनी क्यों, इस कंपनी की जरूरत क्यों पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग सच स्टोरी। आपको आ रहा है इंटरेस्ट कि हाँ बताने इसके बाद क्या बताएंगे सर। तो ऐसे ही CSR 1945 में बनी, दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है। फिर नेहरू ने सोचा, पंडित नेहरू भटनागर जी दोनों 2 दिमाग मिल गए, एक और एक 11, कि भाई इंडिया में आगे क्या करेंगे। हम इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी कि भाई जब इंडस्ट्री प्रॉब्लम आएगी, मतलब स्टील की फैक्ट्री लगा दी, कभी फैक्ट्री बंद हो गई, प्रॉब्लम है, उसके लिए यू नीड सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक इनपुट। और वो कैसे आएगा? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ, कोविड डिजीज आई, सबसे पहले क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता, बहुत कम कंट्री को बताता कि कोविड का टेस्ट कैसे होगा। पहले तो बीमारी है, उसका टेस्टिंग का प्रोटोकॉल क्या है, तो उस पर रिसर्च हुई ना। पहले अमेरिका से मांगा, उसने कहा आप हमें $5 लाख दोगे, वो बनाए बैठे थे उनसे पहले, उनकी साइंस हमसे एडवांस है, $5 लाख दोगे तब हम आपको टेस्टिंग प्रोटोकॉल बनाएंगे। भले मोदी जी कितनी दोस्ती रहेगी, हमसे पर्सनल बिजनेस है, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे मैंने बताया ना कि आपको 50 किलो गेहूँ चाहिए, पर आपको 5 किलो मिलेगा क्योंकि गेहूँ की शॉर्टेज है। 10,000 किलो में भी लेने वाले हैं, आप जाओगे कि नहीं मुझे नीचे, तो अगला 15,000 में दे देना। अमेरिका में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगी तो भाई $50 लाख मिल रहे हैं, ले लो, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान ही पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब लोग मरेंगे तो पैनिक होगा, सब गालियां देंगे मोदी को, केजरीवाल को, यूज कर नहीं पा रहे। तो फिर उसके बाद साइंस की जरूरत पड़ी। तो नेहरू ने या जो समय के जो भी रहे थे, एक लैब थी हमारी CCM की, अगर गूगल करोगे ना CSR की हमारे सिस्टम वेबसाइट है, जब IIT पैटर्न में रिसर्च करती है, CCM की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च करती है, सेंटर फॉर सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, उनके डायरेक्टर को अप्रोच किया गया कि भाई ऐसे ऐसे। तो उनमें एक साइंटिस्ट, उनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी इस पर चल रहा था काम, उन्होंने 72 आवर्स में, और जितने वहाँ के साइंटिस्ट थे 80 साइंटिस्ट,
उन्होंने रात दिन 72 आवर्स कोई घर नहीं गया, सबका खाना सबको फैमिली से डिटैच कर दिया, क्योंकि कोविड फैल भी रहा था। मान लिया सैंपल से ही जैसे चाइना से फैला ना, तो उससे फैल गया वायरस, लैब से ही फैला था ना, कि अगर किसी को फैल गया तो क्या है, सबसे वो ले लिए गए राइटिंग में कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो 20 लाख या 50 लाख गवर्नमेंट से मिलेगा। ये मतलब फोर्सली, और चैलेंज भी था, नेशनल इमरजेंसी थी, जैसे वार चढ़ जाए तो इमरजेंसी होती है ना, सारी फोर्स इकट्ठा करते हैं, तो 80 के 80 साइंटिस्ट को अलग अलग काम सौंपे गए, तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे, तुम इसका काम करोगे। 72 आवर्स का चैलेंज दिया, बट 48 आवर्स टेस्टिंग का प्रोटोकॉल, तब टेस्टिंग स्टार्ट हुई। नहीं तो 15-20 दिन तो पता ही लगा था, बस पता लग जाता था। आप ही कहते थे वो पड़ोसी का गला खराब है, वो क्वारंटाइन हो गया, पुलिस आती थी, वो मेडिकल में ले जाती थी। अब वहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे, कोई सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, कुछ कर रहा है, बिल्कुल आइसोलेशन में डाले, पता है ना प्रोटोकॉल क्या बनना है, पहली बार सुनना। ठीक है, ऐसे ही इस तरह की 38 लैब्स, जैसे मेरी IIT पेट्रोल पर रिसर्च कर रही है, 38 लैब्स धीरे धीरे खुलती चलेगी। हमारी जो लैब है, अब उसका भी स्टोरी हमारी लैब बनी तो पंडित नेहरू जो है कॉन्फ्रेंस इन US, उसमें हमारे जो टॉप के साइंटिस्ट हैं, नीना शाह, C.V. रमन और आइंस्टीन को सेशन शेयर करना। आइंस्टीन नाम सुना होगा ना आइंस्टीन का? आइंस्टीन एक ऐसे आदमी है जिन्होंने हिंदू मतलब पूरे वर्ल्ड में अपने ब्रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। किसी को पता है कितना ब्रेन उनका यूटिलाइज होता है? एनीबॉडी नोस? 29 पॉइंट समथिंग, तो 30% मान लीजिए। अपने ब्रेन का 30%, तो साथ में उनका 70% उनका भी एनर्जी था। तब उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली, 2 बार नोबेल प्राइज मिले, सब कुछ मिला। इसका मतलब आप सोच लो आप कितने % यूज करते हो ब्रेन का। केवल 30% आइंस्टीन ने ब्रेन कर, उनका ब्रेन रिजर्व किया है, क्योंकि अभी ये माना जाता है कि 30% ब्रेन्स में बहुत सारे नोबेल आइडियाज हैं जिनसे पूरी सोसाइटी की बदल सकती है। तो खैर, नेहरू मैट लास्ट टाइम में मैं द कॉन्फ्रेंस का लेक्चर बना था, आइंस्टीन साहब का मैसेज आया, एंड डिट इज ऑल इसको आपको गूगल में पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बट हमने भी लर्न किया अपने मेंटर से। तो साहब आइंस्टीन ने, जबकि उसमें नेहरू थे और कई सारे कंट्रीज के होते साइंस करते बड़े बड़े साइंस, आइंस्टीन ने मना कर दिया, कह रहा मेरे वो एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं सोच रहा था मैं इसे फिनिश कर दूंगा, 4 बजे का सपोर्ट टाइम था, 3-3 बजे तक नहीं पा रहा मैं, आई कैन नॉट कम जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होता। अब सारे कह रहे बहुत बड़ा आदमी बन गया, नोबेल प्राइज मिल गया, पता नहीं क्या करेगा, ऐसा कुछ है। तो खैर नेहरू रियलाइज कुछ बात है, बात बदले में इसने मतलब की बड़ी अपॉर्चुनिटी को, जहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब मिल गए, प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो भी समय टाइम में चर्चे सारे बैठे हुए और साइंटिस्टों ने लेक्चर दिए। तो नेहरू ने बात करने की कोशिश की, तो पता लगा कि मेरा अटेंडेंट है जो मैं फाइनेंस करता है। तो आइंस्टीन ने रात को 12:30-1 बजे का टाइम नेहरू को दिया और कहा कि आपको लैब में आना पड़ेगा, आई विल नॉट कम टू यू, और 15 मिनट से ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ बात होगी। अच्छा, आपको पता नहीं होगा शायद नेहरू डिड ग्रेजुएशन इन साइंस, नेहरू साइंस के ग्रेजुएट थे, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में, बताओ गूगल में पता चलेगा। नेहरू नोस लिटिल बिट साइंस, नेहरू वेंट टू आइंस्टीन और पूछने लगे साहब, ये शायद 1950 के आसपास की बात है, उस समय भी शायद आइंस्टीन की 75 के आसपास रही, बट रिसर्च इन दैट वैसी बात होने लगी। नाम सुना हुआ था नेहरू का साइंस। नेहरू ने एक सवाल पूछा कि सर टाइम जो भी कम है, आप ये बताओ कि इंडिया या कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है इंडस्ट्री और साइंस से? साइंस में हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि भाई ये मतलब क्या क्या है आपके यहाँ सेटअप हुए। तो उसने कहा कि आने वाला टाइम जो है ना, 1950 में आइंस्टीन बोले कि आने वाला टाइम जो है वो स्पेस का होगा, स्पेस के लिए मारामारी होगी, सैटेलाइट्स बनेंगे, मतलब नई नई जैसी चीज़ें बनेंगी कि आप कहाँ बैठ के आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि कब मौसम बिगड़ने वाला है, कब ये सब है। तो अगर आपको सही डायरेक्शन में अपनी कंट्री को ले जाना है तो आप स्पेस के लिए ठीक है। मतलब अगले 50 साल, जैसे मैं आज आगे बता रहा हूँ ना, अभी तो 50 साल बाद पता लगेगा, जब मैं शायद ना रहूँ, आप लोग को गलती बता के चल देते हैं, आप किसको ब्लेम करें, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है तो कह रहे हैं कि नेहरू केम बैक एंड वी गॉट आवर डीजी, क्योंकि उस समय हमारा जो डीजी होता है डायरेक्टर जनरल, ही इज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड
तो साइंस का सबसे बड़ा आत्म था। जैसे कोविड प्रोटोकॉल हमारे डिजीज नहीं बताया कि उसको ऐसा हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ उसकी एंट्री 24 घंटे में कभी भी जा सकता है बिना अपॉइंटमेंट के। ये हमारे डिजीज का स्पेशल प्रोटोकॉल है। तो पटना शांति से पटना का दवा दी थी, उन्होंने बुलाया जो ऐसे ऐसे है से मिलता है और जो है इस पर तो काम करता है। अमेरिका तो कर ही रहा था, तो वहाँ क्या नाम है एलियंस की चर्चा हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर हमारे स्पेशल नहीं हुआ। शांति से पटना से ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ इस पर काम कर सकते। तो उन्होंने विक्रम साराभाई का नाम लिया, अभी विक्रम साराभाई हैं, उन्होंने रशिया में जापान में कुछ स्पेस पर काम किया। उनसे बात मैंने ठीक है बुला के लाओ, विक्रम साराभाई साहब को बुलाया गई 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद पहुँचे भटनागर साहब साथी शांति से भटनागर पूछा नहीं भाई ऐसे ऐसे हैं स्पीड में कहा है तो मैं स्पीड में काम कर रहे हैं आगे उसे कहा है भाई कैसे होगा उसकी सबसे पहले सेटअप बनाना पड़ेगा और सबसे पहले तो मुझे उनसे मिलने के आना पड़ेगा। तो आइंस्टीन को गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया, आइंस्टीन से बात हुई तो सर 3-4 महीने का टाइम मिला। 3 महीने तक आइंस्टीन बिजी थे, 3 महीने के बाद मिल सकते हैं, तब आप बात करना आप कम भी 3 महीने हो सकते हैं। तो मैंने कहा 3 महीने को वेट करेंगे, चलो आप अपनी जितनी नॉलेज है आपको जितना पता है, जो लोग अनकंफर्टेबल हो ना वो जा सकते हैं, जिनको लग रहा हो कि भाई खाली फालतू बकवास हो दिया या कुछ है तो आई विल नॉट माइंड। जिनको लग रहा हो ना कि वे बोर हो रहे हैं या क्या बताया जा रहा है तो आई विल नॉट माइंड, दे कैन लीव। तो जी विक्रम साराभाई ने कहा, नेहरू ने कहा कि 3 महीने हैं तो आप सबको सर्च कर लो कि मेरे दैट लोकेशन कहाँ पे सेंटर बनाया जाए क्या है। और कल से आप भटनागर जी का जो एक बगल में कमरा है वहाँ पे साइंटिस्ट बैठा तो शिफ्ट किया, कल से आप वहाँ आपका ऑफिस है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, और जब आपको जरूरत है मेरा अपने PS उठाने से आप बात कर सकते हैं, मोबाइल पे तो बोलते नहीं थे फोन पे बात करेंगे, मैं राउंड द क्लॉक कर दूँगी। तो क्या साराभाई साहब चले गए ऑफिस में सेटल हो गए। 3-4 दिन बाद उन्होंने मेरे से टाइम दिया कि सर बात करना चाहता हूँ आपसे। वो घर पहुँचे तो पहले तो इंडिया में मुझे घूम के देखना पड़ेगा कि सैटेलाइट सेंटर बनेगा और 1 से 2-1.5 महीना मुझे घूमने में लगेगा। ठीक है जी, और कुछ फंड्स चाहिए, उन्होंने ठीक है। मैंने कहा भटनागर जी को मैंने जो भी चाहिए ड्राइवर का सब कुछ करा दो, जहाँ कह रहे हैं कुछ करें। तो 1 महीने बाद उन्होंने कहा मैं 1 महीना 1-1.5 महीने वो 1 महीने में उन्होंने आके बताया कि साहब जो है बेंगलोर जो है वहाँ पर सही पोजिशन है, सी पास में है, टेलीफोन सैटेलाइट टेस्ट करेंगे कुछ हो जाता है तो हम की डायरेक्शन चेंज करके सी में भेज सकते हैं, डैमेज कम होगा। दिल्ली में लगाएंगे तो मैंने ये पूछा दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे, कहा दिल्ली में अगर कुछ हो गया टेस्टिंग में सैटेलाइट फेल हुए कहाँ गिरेगा, लाखों लोग मरेंगे, या कोई वेपन लेके जाने लगे स्पेस वार होने लगी वो ब्लास्ट हो गया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। तो क्या उन्होंने कहा ठीक है जी आप बेंगलोर में जाओ, और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट वहाँ पे सीईओ को बताया कि भाई ने 1 रुपये लीज पे जितनी जमीन चाहिए दे दो, 10 एकड़ 20 एकड़ जो भी हो। ऐसे इसरो इंडियन स्पेस सेंटर है, इसरो को फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये मतलब हर इंस्टीट्यूट की हर उसकी कोई बैकग्राउंड है, जैसे IIT की शायद कोई बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हमारे ये एरियाज है, आई एम जस्ट टेलिंग ना कि यू शुड ये गुड स्टोरी टेलर, आप अपने ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर के सामने जाते हैं ना तो ये बताते हैं सर IIT ऐसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि इंडिया में जहाँ भी पेट्रोल बनता है, पेट्रोल नाम होता है रिफाइनरी बनता है, अराउंड 22 से 25 रिफाइनरी है। ऐसी कोई भी रिफाइनरी नहीं है जहाँ पे IIT की टेक्नोलॉजी ना, चाहे वो रिलायंस की हो, चाहे वो BPCL हो, चाहे FCL हो, IOCL हो, जहाँ पे भी पेट्रोल बनता है जिससे आपकी गाड़ी चलती है डीजल पेट्रोल। दुनिया में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी रिफाइनरी नहीं है जहाँ पे IIT की कोई टेक्नोलॉजी ना। नेक्स्ट ये इस द पिक्चर, जैसे आपके यहाँ आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, आप बताएंगे ना मेरे यहाँ कौन कौन से डिवीजन है, कौन कौन से डिपार्टमेंट, मार्केटिंग है, HR है, ऐसे हमारे डिफरेंट डिवीजन है, मतलब जो काम है ये सारे तो हमारे रिसर्च एरिया हैं। चलो कोई नहीं, तो ये दिस इज वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि आप कैसे अपने आप फिर आप अपनी प्रोडक्ट पाओगे, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट आई टेलिंग इन द बैकग्राउंड।
5 के डिवीजन में हूँ क्योंकि मेरा एक स्टार्टर है या ऑर्गेनोग्राम बना हुआ है, बट मैं किसी भी डिवीजन में इंटरैक्ट करके काम कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ये मेरा जो टॉपिक है ना, फ्यूल सिक्योरिटी थ्रू डोमेस्टिक कार्बन रिसोर्सेज। पीछे बैठ जाओ। ये साइंस थोड़ी से वाले शुरू हुए। अच्छा, पता चलेगा आप लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सारे करते हैं, तो है क्या एक्चुअल में? अगर आपसे कहा जाए कि पेट्रोल डीजल का कोई केमिकल नहीं होगा ना, क्या कैसे क्या होता है पेट्रोल डीजल में? हाइड्रोकार्बन। तो साइंस बैकग्राउंड के हाइड्रोकार्बन से क्या मतलब है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को एस से, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, लुब्रिकेंट्स, अलग अलग रेंज से सब में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं चेन के हिसाब से। नेक्स्ट, बायोफ्यूल का काम से चलो। नेक्स्ट, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ये हमारे डायरेक्टर की बहुत फेवरेट स्लाइड है। ये भी इंडिया की जो पोजीशंस है ना, हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनता है, कोल, नेचुरल गैस, हम 220 मिलियन मैट्रिक टन एक साल में इंपोर्ट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कार्बन और हाइड्रोजन, उसमें 85% कार्बन होता है, कोल में 75% कार्बन है, इंडस्ट्रियल गैस में 70%। और इसको हम कार्बन खाली हम अगर बाहर से इतना कार्बन मंगा लेंगे, उसमें कन्वर्ट कर लें तो 190 मिलियन टन कार्बन क्रूड ऑयल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोल के लिए, क्योंकि कोल से क्या है, कोल का क्या यूज होता है? कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एनटीपीसी, ये सब कोल से ही है। अब कोल खत्म हो जाए तो बिजली खत्म हो जाएगी। सोलर पे तो हमेशा सनलाइट ही रहेगी, दिन में रहेगी, तो सोलर से हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। सोलर पावर पे सब चल रही है, तो सोलर राइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन रेट भी बहुत कम है, 20% ही कन्वर्ट हो जाती है, 80% तो थ्रू हो जाती है सोलर पैनल की। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर सिर्फ को ऐड कर लें, 350 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन का कंजम्पशन है एक साल में हिंदुस्तान में, है ना, जो हम बाहर से मंगाते हैं। अब हमारे पास कार्बन रिसोर्सेज कितने हैं? हमारे पास इतने हैं कि अगर हम उन्हें सही से कैप्चर और यूटिलाइज कर लें तो हम उल्टा मंगाने के हम बाहर भेज सकते हैं। कैसे? एग्री रेजिड्यू, ये हमारे पास सरप्लस है कार्बन को, सबको कन्वर्ट करें। फॉरेस्ट रेजिड्यू, आपकी लीव्स गिर जाती हैं जो ऐसी फर्टिलाइजर बनती है, उसमें कार्बन है, हर चीज में कार्बन है। आप कुर्सी बैठे इसमें कार्बन है, आप कपड़े पहनते इसमें कार्बन, हर चीज में कार्बन है, और उसे यूटिलाइज करना आना चाहिए। उसकी टेक्नोलॉजी अलग अलग, अमेरिका शायद इसलिए आ गया हो, वहाँ कोई वेस्ट नहीं होता। हमारी तरह नहीं कि शर्ट फट गई तो बस वो कूड़ेदान वाली हो देती है, बोलती थी, क्योंकि वो तो लेगा नहीं उसे, और कोई तो हमारे डंप कर देंगे। आप देखेंगे लैंडफिल हो रहे हैं, प्लास्टिक हमारे डंप हो रही है, वो प्लास्टिक से भी एनर्जी बना रही है, प्लास्टिक से, उससे भी फ्यूल बनता है, प्लास्टिक से भी डीजल पेट्रोल बनता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है उससे हर कुछ सब कुछ संभव है। बायोगैस, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक यूज कुकिंग ऑयल है, इस पर मैं आगे लेक्चर बताऊंगा। तो 485 मिलियन मेट्रिक टन वेस्ट कार्बन हमारे पास है, और हमें कितना चाहिए? 350। हम सबको कन्वर्ट कर पाए तो हम अपनी डिमांड के बाद 150 मिलियन टन दूसरों को दे सकते हैं। अभी तो हमारा जो बजट है ना, उसका 40% क्रूड ऑयल और इन सब में जाता है। नेक्स्ट, हमारे आईआईटी किस तरह से काम कर रही है, आपको कंपनी का प्रेजेंटेशन का तरीका ही बता रहा हूं। क्या क्या हम किस कार्बन कैप्चर के लिए आएंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इसका तो प्रोजेक्टर गाड़ी बना रहे हैं, एग्री रेजिड्यू से स्टेल फर्मेंटेशन करके 2G इथेनॉल का आपने नाम सुना होगा ना, बहुत ज्यादा इथेनॉल की ट्रेंडिंग हो रही है ना। 2G मतलब सेकंड जनरेशन, जैसे मोबाइल की जनरेशन होती है ना, 4th जनरेशन, 4G, 5G, सबको पता है। 2G नहीं पता कि इथेनॉल बिक रहा है, सेकंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन मतलब वो इस पर डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है ना, किससे इथेनॉल बना रहे, शुगर केन से बना रहे, बेगास से बना रहे, एलपीजी बना रहे, समझ रहे हो, तो साइंस की बैकग्राउंड के हैं। एग्री रेजिड्यू के जो लीव्स वगैरह की पाइलोसिस से बन जाता है फर्नेस ऑयल, लिक्विड वेस्ट, स्टैंड वेस्ट, सब मतलब ये होता है। आईआईटी में काम चल रहा है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव फ्यूल क्यों चाहिए? सिर्फ चलो नेक्स्ट, बस इसका इससे पहले हाँ, और पहले और पहले हाँ, बस यहीं पे मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा, इसको थोड़ा 2 घंटे आप लोग हो गए, मैं तो और 2 घंटे बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एग्रीकल्चर की बातें हो रही थी ना, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे आप फ्यूल बना सकते हैं। अभी शायद आपको पता नहीं होगा, आपने शायद न्यूज पढ़ी, पेपर में पढ़ी नहीं पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोकल
अभी आप यहाँ साइकिल स्टैंड आता है, वो बना हुआ शेड, यहाँ पे एक बोर्ड लगेगा, यहाँ पे हमने ऐसी क्रॉप ग्रो किया है, इसे ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं, ब्रेसी का कैबिन आता, तो बिल्कुल सरसों की तरह होगी, सरसों की तरह है। इसकी क्या क्वालिटी है, ये ईटेबल पर्पज में कम यूज होती है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट होता है यूसी के बहुत ज़्यादा होता है। सरसों का तेल जो हार्ट के लिए होता है ना, और बिल्कुल सरसों की तरह इसकी खेती सरसों की तरह होगा। एडवांटेज क्या, इट इज शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप। शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप कहते हैं, जैसे आप गन्ना कौन से आते हैं ना, साल में कितनी बार होते हैं गन्ना, 2 बार, एक बार गेहूँ, 1 बार, 2 बार चावल, 2 बार, ये साल में 4 बार हो सकते हैं। तो फिर 4.5 महीने बाद आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, अगली बार फिर आप किसी भी, बस थोड़ा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, दिसंबर जनवरी नहीं होता, जैसे अप्रैल में क्लाइमेट ठीक है, फिर जुलाई के बाद बरसात में होगी, थोड़ा मजबूत होते हैं। अब 4 साल में 4 क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये खेती की जा रही है, इसी पे ही जो इस टेक्नोलॉजी जो मेरा हमारा मिशन है ना, इस मिशन को नाम दिया है फील्ड टू फ्यूल। फील्ड टू फ्यूल का मतलब है वहीं खेत में वो निकल रहा है, वहीं पे उसका डीजल बन रहा है, वहीं पे यूटिलाइज कहाँ होगा, आपके जनरेटर्स में, आपकी बस में, आप गाड़ी जो डीजल वाली हमसे ले सकते हैं, फ्री में देंगे, ठीक है। मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग यही तो कहता है कि साहब आप 50 रुपए का वो यूज कर रहे हैं, 50 रुपए मिला रहा है, हम आपको ऐसा दे रहे हैं, फ्री में देंगे, बस आप हमें से रैपर वापस करते रहिए। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी ना कि आप जितने रैपर सर्फ के और उसके आप देंगे, आप हमें 5-10 रैपर देंगे, तो 50 किलो का जो वो है सर्फ आपको 20 रुपए पड़ेगा। आप खुश होकर रैपर इकट्ठे करने की कर दोगे, पड़ोसियों को भी ले लोगे, लाभ से मत फेंको। तो these are the marketing strategy, ठीक है। तो आगे आई एम ग्लैड टू शेयर दिस थिंग। अप्रैल में तक, कमिंग अप्रैल में हम इसका प्लान बनाने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे चलते हुए कि कैसे वहीं पे बायोडीजल बनता है। और इसके अलावा ये सोर्स जो है ना आपका यूज कुकिंग ऑयल, यूज कुकिंग ऑयल क्या चीज है, जैसे आप होटल रेस्टोरेंट हल्दीराम बड़े बड़े नाम सुनोगे ना, आप कभी हल्दीराम में हफ्ते में जाना, वहाँ पे आपको स्लोगन मिलेगा FSSAI का, अभी हाँ ये ऐसा स्लोगन मिलेगा FSSAI लिखा हुआ। और रूपो मिशन गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया, क्या नाम है रूपो मिशन का, क्या मतलब है रूपो, रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल। और रूपो मतलब से जरा इस्तेमाल करने से पहले सोचो, क्योंकि अगर आप घर में जैसे आप है ना, आज हमारे मेरे संडे है, आप तो ब्रेड पकौड़े बनाओ, मम्मी को कहते हो है ना, फिर यार अब रोज रोज तो खा नहीं सकते, क्योंकि सब आजकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान है, हमारी तरह हम भी जमाने में थे बेट, तो अलग बात है। क्योंकि आप तो अगले हफ्ते सारी फैमिली इकट्ठी होगी, अगले आपने क्या किया, 1 हफ्ते तक जो ऑयल 300-350 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते ना है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको कोई बात करता है। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय तो सब जानते हो ना, कितने लोग चाय बना सकते हैं, जो चाहते हो लड़के आप नीचे कर लें, आदमी देख कल से एक चाय बनाई। तो जो ये टेक्नोलॉजी जो है ये वर्ल्ड ओवर बिल्कुल मतलब आएगा, दुनिया में कहीं भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी सिंपल है कि जो आदमी चाय बना सकता है वो वर्ल्ड ओवर, ठीक है। चाय बनाने में आप क्या क्या करते हैं, चाय बनाने में बताएं क्या करते हैं आप। सपोज आपको कहा जाए कि 2 कप चाय बनाओ, क्या करेंगे आप, फर्स्ट स्टार्ट से बताओ। हाँ कब डालोगे, हाँ 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 ध्यान से सुनना, वैसे लेडी लड़कियां लोग ध्यान से सुना। पहले क्या डाला दोबारा से बताओ, धीरे धीरे थोड़ा सा पानी कितना, 2 कप बनाने में कितना पानी डालोगे, आधा कप। प्रॉपर्टी लेकर सही से चाय बना दे, चाय में प्रधानमंत्री बन गया, अगला कोई होता है, अगला चाय बना चाय और कितने ज्यादा चाय बनाते जो हो गया आप बताएं सर, चाय बनानी कैसे करेंगे। सब रेशियो पानी का और दूध का वेरी करता है, लेकिन 50-50 है। मैं समझ कह रहा हूँ 2 कप चाय बनाना, आप 1 कप पानी, 1 कप पानी 1 कप, वो डिपेंड करता है कौन। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, उसको थोड़ा बॉईल करेंगे। बॉईल मतलब कितना बॉईल, जैसे बॉइलिंग चाय होती है उसमें हम वो डाल देते हैं, चाय पत्ती और चीनी। चीनी बहुत लोग बाद में डालते हैं, अगर आप यूज करें। पहले क्या डाल देंगे, चाय पत्ती चाहिए, चाय भी चाय पत्ती ऐसे बता रहा हूँ, चाय बनाने की रिसर्च है, चाय पत्ती जो डाली आपने पहले ताकि वो पूरा फ्लेवर उसका उसमें अब्सॉर्ब हो जाए। ग्रेट। जब पानी में आप चाय पत्ती पहले डालते हैं, बेटर है अगर आपको चाय बनानी है, मेरी रेसिपी सुन रहे हैं,
कि आपने 1-1.5 कप, किसी को स्ट्रॉन्ग पसंद है, किसी को नॉर्मल पसंद है, तो मैं तो 1.5 कप पानी डालूंगा या 1 कप मुझे बनानी है तो मैं 1/4 3/4 मेरा पानी होगा, 1/4 होगा। तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पीने की आदत है। चाय है ना, आप खुल जाए पूरे दिन तक 1 घंटे से चाय पीने की चलने लगे क्या नहीं, पानी डालो उसे बॉयल करते हैं। बॉयल तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग क्या होती है, जब कोई भी लिक्विड अपनी उसे लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट होता है। आपने देखा होगा फ्यूज उठनी शुरू होती है, इसका मतलब उसका लिक्विड जो है छोड़ के जाने वाला है, मतलब कुछ जो मॉलिक्यूलर सरफेस वाले उसका साथ छोड़ रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 है ना, तो वो आप करते हो थोड़ा, हाँ वो आपने कॉमन सेंस में बता दिया। तो 100 डिग्री पे वाटर जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप टी लीव्स पहले डाल देंगे तो वो टी लीव्स के साथ बॉयल नहीं है ना। 100 डिग्री में जब बॉयल होता है पानी, बॉयल होना शुरू होता है, तो वेपर फेज में 95 या 98% केमिकल रिएक्शन तब होते हैं जब कोई रिएक्टेंट वेपर फेज में आ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर काम करता है। ठीक है, आपने टी लीव्स डाली तो वो जब 100 डिग्री वेपर फेज में आ गया, वो अब टी लीव्स के पोर्स में उससे कलर एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, ब्लैक होने शुरू होता है कलर, जितनी देर आप बॉयल करोगे उतना कलर आ जाएगा, है ना। अब तो डिप वाली चल रही है, 2 बार डिप करोगे अलग आएगा, 4 बार डिप करोगे कलर अलग आएगा। कुछ लोग उसे डिप को छोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग पीने के आदत है कि स्ट्रॉन्ग होता रहे, मजे लेते रहो। ठीक है उसके बाद आप चीनी डालोगे, है ना, तो चीनी डालोगे, पत्ती के साथ डालोगे, ठीक है। लास्ट में आप दूध डालोगे 10%, 15%। ये चाय ऐसे बनेगी। ठीक है, ये चाय बनाने का प्रोसेस है। हमारे प्रोसेस का तो हम कैसे बनाए, बायोडीजल बनाते हैं। बायोडीजल में क्या क्या कंपोनेंट है, कोई भी ऑयल हो, यूज कुकिंग ऑयल हो, या जैसे मैंने बताया जो फसल हुई उससे तेल निकालेंगे, है ना, सरसों का तेल हो, कोई सा भी तेल हो, एडिबल जैसे डेट्रो का नाम सुना हो, उस तेल को हम करेंगे, उसमें की रेसिपी डालेंगे। बस फर्क क्या हमारे प्रोसेस में, दुनिया में जितने प्रोसेस बन रहे हैं, मिथेनॉल इसमें बनता है। मिथेनॉल एक कंटेंट है, मिथेनॉल एक रिएक्टेंट है, उसके बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री होता है, उस पर हीट करते हैं। जैसे आप पानी बॉइल कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, तभी जाके रिएक्शन बनेगा। चाय तो तभी बनेगी ना जब तक टी लीव्स का कलर नहीं आएगा। टी लीव्स का कलर नहीं तो पानी है या नहीं। तो जैसे ही आप मिथेनॉल को हीट करते हैं कन्वेंशनल मेथड में 1.5 से 2, 2.5 घंटे 3 घंटे, तब वो मिथेनॉल वेपर फेज में आता है, फिर फेज करता है। ये तो दुनिया में एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, 100 पेटेंट है। हमारे प्रोसेस में क्या है कि हमने मिथेनॉल डाला, ऑयल डाला, कैटलिस्ट डाला, और बस जैसे आपने वो डाला ना दूध, ऐसे ही हमने पेटेंट कराया सॉल्वेंट, उसे डाला और चम्मच से 2 बार, जैसे आप चीनी या दूध डाल के लाते हैं ना रेड मिट्टी को, बस बायोडीजल। तो इसलिए इतना सिंपल प्रोसेस है, कोई हीट नहीं करना। उसमें चाय बना सकता है, चाय बनाने से भी आसान है। चाय मतलब अच्छा हाँ ये नहीं बताया उसमें गैस भी जलानी है चाय बनाने हमारे में गैस नहीं जलानी। ठीक है।